पिछली 2 वीडियोस में ना मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट वसूल हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पिछली वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, शेयर्स नहीं किया लोगों ने, लेकिन कमेंट जिन लोगों ने किए, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। हमें बाकी बहुत खुशी है, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट थे। और हम आप लोगों के साथ कुछ एक छोटी सी वीडियो शेयर करने वाले हैं दूसरे जो मेरा अपना चैनल है उस पर। तो फिक्शन फैंटेसी के नाम से चैनल है, ओनर भी इधर शेयर कर देंगी। तो एक छोटी सी वीडियो है, कुछ हमी बोंगी हमारी हुई हमने, तो अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा उसे। और इस टाइम जो मेरे पास नोवेल है ना, वो एक मुकम्मल नोवेलेट है और उसका नाम है सारे खेल नसीब बांधे। लाइक ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है और मुझे तो अच्छा लगा था। और अस्सलाम वालेकुम, सॉरी इस्लाम का नाम भूल के, अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताएं आप लोग कैसे हैं, और सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। नोवेल का नाम है सारे खेल नसीब बांधे, इस कलम नुज़हत छबी ज़िया। चलें जी। अंधेरा लाख हो मुझको सहर की आस रहती है, यही वो रोशनी है जो मुझे डरने नहीं देती। मुझे मालूम है वादा निभाना सख्त मुश्किल है, मेरी कम हिम्मती इनकार भी करने नहीं देती। आंगन में अच्छी खासी धूप उतर आई थी। ज़रकशा कसमसा कर आंखें खोल तो नज़र दरवाजे से निकलती हुई सहन की दीवार पर पड़ी। आज तो खूब सोई थी। नज़र उठाकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 11 बज रहे थे। बाहर ज़िंदगी के भरपूर आसार इस बात की गवाही दे रहे थे कि अम्मा और फारिया को उठे काफ़ी देर हो गई है। सहन धोए की आवाज़ आ रही थी। वो अंगड़ाई लेकर उठी, हाथों से बिखरे बालों को समेट कर जूड़े की शक्ल में बांध कर वो कमरे से बाहर आई। आपा उठ गई तो नाश्ता बना दूं? फारिया ने फर्श पर तेज तेज वाइपर चलाते हुए पूछा। अम्मा कहाँ है? चारों तरफ देखते हुए पूछा। सब्जी लेने गई हैं, फारिया ने जवाब देकर बरोची खाने का रुख किया और ज़रकशा इनका नाम है, ज़रकशा वाशरूम की तरफ बढ़ गई। मुँह हाथ धोकर आई तब तक अम्मा तख्त पर सब्जी के शोपर लिए बैठी आलू छील रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हसाब आदत सुबह का सलाम किया, साथ ही सुबह बखैर कह दिया। जब इसकी छोटी बहन ने कहा ना अपा नाश्ता बना दो, मुझे मेरी छोटी बहन याद आ गई, पानी का गिलास नहीं देती। वो अगर दे दे तो 100 बातें सुनाती हैं या मोबाइल लेती हैं, रिश्वत लेती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मगर अब सुबह कहाँ रही? अस्सलाम का जवाब देकर अम्मा ने मुस्कुराते हुए एहसास दिलाया। हाँ, आँख ही नहीं खुली मेरी, आपने भी नहीं जगाया। तौलिया रस्सी पर फैलाते हुए ज़रकशा ने कहा और वहीं तख्त पर बैठ गई। रात तुम देर से लौटी थी, थकन के ख्याल से नहीं जगाया। तुम्हें एक दिन तो मिलता है आराम से सोने का, वरना तो रोज़ काम में मसरूफ़ रहती हो। शायद अम्मा को तरस आ गया था। रात का ख्याल आते ही गुज़श्ता रात याद आ गई। बाकी वो थकी तो गई थी, जिस्मानी थकन अपनी जगह, लेकिन ज़हनी थकन बेचार की और नाउमीदी ने भरपूर असर डाला था, और इसी वजह से इसे नींद भी नहीं आई थी। सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारती थी। आपा कैसा रहा वलीमा बोस के बेटे का? गर्मा गर्म पराठा और अंडे की प्लेट ट्रे में सजाकर फारिया ने इसके सामने रखते हुए सवाल किया। कैसा रहेगा? अमीरों के चोंचले शान, वहाँ जाके सवाए एहसास से कमतरी के कुछ नहीं मिलता। अल्लाह पाक किसी किसी को सब कुछ दे देता है, रुपया, पैसा, शोहरत, दौलत और साथ हुस्न जमाल भी। तभी आंखों के सामने वो खूबसूरत और डिसेंट से बंदे की शबिया आई। ड्रामा की हीरो जैसा वही हीरो जिसकी ज़रकशा फैन थी। इसे टीवी ड्रामों, फिल्मों, तफरीहात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वाहिद वही हीरो था, वकास अली तैमूर। इसके ड्रामे वो ज़रूर देखती थी। रुक जाओ, मैं गूगल जाके सर्च करके आती हूँ कौन है। मायूस वापस आई हूँ, ये तो वैसे ही लिखा हुआ उधर, मुझे लगा वैसे ही कोई हीरो होगा। पता नहीं वहाँ पे कौन सी बोंगियाँ सी, पता नहीं क्या सा दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल इसी हीरो जैसा वो स्मार्ट सा बंदा याद आ गया। वैसे भी नाज़म साहब की फैमिली थी, एक से बढ़कर एक हसीन लग रहे थे। इनकी बेगम मिसिस नाजिम खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। इतनी मुकम्मल और रसूदा फैमिली जिसे हर कोई रश्क की निगाह से देख रहा था। वो सब याद आया तो दिल बुरा हुआ। इसके अंदाज पर आलिया बेगम ने चौंक कर इसे देखा। ज़रकशा के चेहरे पर दुख नुमाया था। ऐसे नहीं कहते ज़रकशा,
ये तो नाशुक्री हुई। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें किसी किस्म के ऐब माजूरी से पाक रखा है। तुम्हें रहने को छत नसीब है। वो भूखा सुलाता नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। हाथ, कान, मुंह, पैर, होश व हवास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, अच्छी सूरत है। इतना सब कुछ होते हुए किसी बात का गिला है भला? आलिया बेगम ने अपनी बात मजीद आगे बढ़ाई। हर शख्स दुनिया में अच्छा नसीब लेकर पैदा होता है। जिसके नसीब में जो लिख दिया मेरे रब ने, इसको वही मिलता है। बस कर दे अम्मा। इससे पहले कि आलिया बेगम बात मजीद जारी रखती, ज़रकशा ने इनकी बात काट कर थोड़े से तेज़ लहजे में कहा और हाथ में पकड़ा होने वाला ज़बरदस्ती अपने मुंह में रख लिया था। और आलिया बेगम ने हैरत से इसे देखा। नसीब, 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 यही एक लफ्ज़ सुनती आ रही हूँ मैं। नसीब में सिर्फ परेशानियाँ, दुख, मलाल और तकदू ही होती है क्या? तरसना, कमाएंगी, एहसास कमतरी के बोझ तले दब कर ख्वाहिशात का गला घूंट घूंट कर जीना इनमें हमारा नसीब क्यों है? क्यों हमें अपनी मर्जी और पसंद की ज़िंदगी जीने का हक नहीं? हम जैसों के लिए तो इसी गज के घर में 80 करके गज के घर में घुट घुट कर जवान होना और अपने जैसे किसी छोटे और तंग घर में सारी ज़िंदगी शोहर, सास और नंद और बच्चों की खिदमतें करते हुए मर जाने तक को नसीब तक का नाम रख दिया जाता है। अच्छा जवाज़ है बेतुक और फजूल तसल्ली। नवाला इसकी हलक में अटकने लगा और आवाज़ रंधगी तो जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। आलिया बेगम हैरान रह गई। ज़रकशा, बस करो, इतनी तलखी क्यों है तुम्हारे लहजे में? यूं गिले शिकवे करने से तकदीरें नहीं बदल जाती। अल्लाह पाक से अपने लिए खैर की दुआ मांगो, बेहतरी के लिए ज़ात के सामने दामन फैलाओ। नसीब बदलते देर नहीं लगती। वो रहमान और रहीम है। वो देने पर आता है तो इंसान इसके ता का शुमार भी नहीं कर सकता। मायूसी कुफर है। कुफर कहना और सुनना दोनों सूरतों में गुनाह है। अम्मा प्लीज़ चुप हो जाए। फारिया जो सारी सूरत हाल में खुद को कसूरवार समझ रही थी कि ना वो पूछती ना ही ज़रकशा यूं फटती, तब ही वो माँ के सामने आकर आज इसी से बोली। ज़रकशा के चेहरे पर फैले दुख के साए गहरे हो रहे थे। नहीं नहीं, बोलने दो अम्मा को, मैं ही बकवास करती हूँ, चुप तो मुझे होना चाहिए। ज़रकशा ने जहर खुंद लहजे में प्लेट चिरका कर उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उफ, ये पागल लड़की पड़ी रहेगी सारा दिन मुंह लपेट कर। वो भी क्या करे बेचारी, वक्त ने इस पर इतना सारा बोझ जो डाल दिया है। थक कर झुंझलाती है और ओल फोल बकने लगती है। आलिया बेगम ने अपनी आंखों में आने वाली आंसू को दुपट्टे से साफ करते हुए धीरे से कहा और छिले हुए आलू छलनी में रख कर फारिया की तरफ बढ़ाए। फारिया भी उदास हो गई थी। वो जानती थी कि ज़रकशा हर बात को इसी तरह दिलो दिमाग पर सवार कर लेती है। अच्छा खासा मूड था, मैंने ही ख़राब कर दिया। फारिया मुस्तकिल खुद को ही मुद्दरुल इल्ज़ाम ठहरा रही थी। घर का माहौल ख़राब हो गया था। फ़खरुद्दीन सरकारी अदारे में मामूली ओहदे पर फाइज थे। पीछे से कोई तरका था ना जायदाद लेकर एक 80 गज का पुराने तर्ज पर बना हुआ घर था जो शहर के निस्बतन पसमानदा इलाके में था और 3 बेटियों का साथ था। फरिश्ता आदमी थे। कभी भी अल्लाह पाक से हालात की तंगी या बेटे की ना होने का शिकवा नहीं किया था। हर हाल में खुश रहते और शुक्र अदा करने वाले थे। आलिया बेगम भी ऐसी ही नेक सीरत खातून थी। माशी तंगी के बावजूद दोनों मियाँ बीवी हंसते मुस्कुराते और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते। यही तालीम बच्चियों को भी दी थी। बड़ी बेटी अरसा, फिर ज़रकशा और सबसे छोटी फारिया थी। अरसा ने बहुत कम उम्र से घरेलू कामों के साथ साथ सिलाई भी सीख ली थी और मैट्रिक में थी। अरसा मैट्रिक में थी जब ज़रकशा 8वीं और फारिया 6ठी क्लास में थी। तीनों बच्चियाँ सोमसलात की पाबंद और सुगर थीं। बस हीरोइन के गुण देख देख के तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है मैं दुनिया के अव्वल दर्जे की ना सुस्त किस्म की बंदी हूँ। आलिया बेगम के मैके में एक बहन ही थी जो दूसरे शहर में थी, जबकि फ़खरुद्दीन के एक बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। भाई माली लिहाज से बेहतर थे क्योंकि इनकी गवर्नमेंट मुलाजमत थी और सीट भी ऐसी थी कि जहाँ पर्चियों के नीचे नोट भी दिए जाते। वो फितरतन हरीस थे और इनकी बेगम भी उन्होंने अपनी सीट का भरपूर फ़ायदा उठाया और अच्छी पोजीशन बनाई थी, जबकि फ़खरुद्दीन को ऐसा सोचकर भी चिड़चिड़ी आ जाती। इसलिए वो भाई के पास खम्मी जाते, जबकि बहन फरदौस को बहुत अमीर ना थी मगर फिर भी बेहतर ही थी। इनके 2 बेटे थे और इनको बचपन से ही ज़रकशा पसंद थी कि वो अपने बड़े बेटे हसाम की दुल्हन बनाएगी और ये बात फ़खरुद्दीन और आलिया बेगम के इल्म में भी थी। दोनों को कोई एतराज़ भी ना था। फरदौस अक्सर आती रहती। इनके शोहर अतीक एक ऑफिस में क्लर्क थे, जबकि दोनों बेटे अरसलान और हसाम पढ़ रहे थे। फरदौस की भी अपने बड़े भाई नजमुद्दीन से ज़्यादा नहीं बनती थी क्योंकि नजमुद्दीन और इनकी बीवी फाखरा के अंदर पैसे की वजह से गुरूर और तकब्बुर आ गया था। वो खुद भी भाई बहन से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बस एक रिश्ता था जो निभाया जा रहा था। ऐसा ही हो रहा है वैसे आजकल।
इरसा ने इंटर पास किया तो इसके लिए वलीद का रिश्ता आ गया। वलीद फ़खरुद्दीन के दोस्त का रिश्तेदार था। वो लोग भी माली लिहाज से महकम नहीं थे। वलीद और इसकी दो शादीशुदा बहनें और वालदा थी। वलीद एक कंपनी में जॉब करता था। सीधे साधे लोग थे, वो भी धूम धड़ाका और दिखावा करने की हैसियत नहीं रखते थे। फ़खरुद्दीन के पास भी बेजा पैसा नहीं था। एक बेटी जाती तो दो और थी। वक्त का और इन दोनों फैमिलीज़ के हालात का तकाजा यही था कि साथ के साथ एक फ़र्ज की अदायगी हो जाए। इधर फिरदौस बेगम ने भी बाकायदा हसाम का रिश्ता ज़रकशा के लिए दे दिया। गरीबी में और क्या चाहिए था, एक बेटी अपने घर की हुई, इस तरह से कोई डिमांड भी ना ही दूसरी बेटी के लिए कोई फिक्र या परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तो रिश्तेदारी वाला मामला था। बहन भाई थे, एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ और हालात से आशना थे। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कहानी में ट्विस्ट तो भी आने वाला है, रुक जाइए। फिरदौस बेगम ने दुपट्टा ओढ़ा कर और मिठाई खिलाकर ज़रकशा को हसाम के नाम से मंसूब कर दिया था। सांवली खिलती हुई रंगत, नाजाज में नज़र, नकूश और मुतनासिब कद-काठ वाली ज़रकशा पुरकशिश थी, जबकि हसाम भी खुशशक्ल था। फ़खरुद्दीन और आलिया बेगम ने कमेटी डाल रखी थी, लंबी थी, इसी वजह से शादी में 2 साल का वक्त लिया था। ज़रकशा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब इसने वालिद का हाथ बटाने के लिए घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी तो इरसा की शादी में डाली जाने वाली कमेटी की भी कुछ साथ बाकी थी। पैसा कम था लेकिन घर में सुकून था। फ़खरुद्दीन बेटियों पर जान छिड़कते थे। इरसा मैके कम कमाती क्योंकि पीछे सास अकेली रह जाती। वैसे भी सास बीबी की मरीज़ा थी, कभी भी शूट कर जाता। वलीद की ताकीद थी कि अम्मा को अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए इरसा आती तो सास को भी साथ ले आती। वो भी घुलने मिलने वाली खातून थी। आलिया बेगम से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो आलिया बेगम को बारहा कहती कि आपने हमें इरसा की सूरत में बहुत बड़ी नेमत दे दी है। आलिया बेगम का खून ढेरों भर जाता कि बेटी ससुराल में अच्छे नाम से पहचानी जा रही है। यही बात वहाँ से तकवीत थी। तभी वो ज़रकशा को भी अब इरसा की मिसालें देती रहती कि बेटियों को ससुराल में किस तरह से मुकाम बनाना पड़ता है। ज़रकशा खुद समझदार थी और ये बात आलिया बेगम भी अच्छी तरह जानती थी कि फिरदौस बेगम को ज़रकशा से कभी शिकायत नहीं होगी। फ़खरुद्दीन बीमार रहने लगे थे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, लेकिन फिर भी हिम्मत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी। इस घराने की सुबह फजर की अजान के साथ ही हो जाती। नमाज फजर के बाद चारों कुरान पाक पढ़ते। आलिया बेगम और फ़खरुद्दीन छत पर जाकर कुछ देर चहलकदमी करते। स्वीट मूवमेंट भी होने चाहिए। सुबह का नाश्ता आलिया बेगम ही तैयार करती, जबकि वो नाश्ता बनाए ज़रकशा और फारिया कॉलेज और स्कूल जाने और फ़खरुद्दीन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते। बच्चियाँ दस्तरखान लगाती, पराठे, सालन और चाय का नाश्ता होता और तीनों अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते। जाने से पहले ज़रकशा नाश्ते के बर्तन धोती तो सुबह सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़ कर फारिया घर की झाड़ू सफाई कर देती, क्योंकि वह दोपहर में आते आते दोनों को काफ़ी वक्त हो जाता। तब तक आलिया बेगम दोपहर का खाना तैयार कर लेती और नमाज और भी अदा कर लेती। कभी इरसा आ जाती तो खाना पकाने की जिम्मेदारी को संभाल लेती। इन तीन मुतमईन अंदाज में गुजर रहे थे। इस अरसे में इरसा एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। इंटर के इम्तहानात भी होने वाले थे। नजमुद्दीन जो बकर ईद पर आते, अब वो भी नहीं आते थे कि इनका एक बेटा अमेरिका सेटल हो गया था और अब नजमुद्दीन भी बीवी के साथ वहाँ जाने वाले थे। इसी अरसे में फिरदौस बेगम ने भी शादी के हवाले से बात की और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। ज़रकशा के इंटर के इम्तहानात भी होने वाले थे। आलिया बेगम और फ़खरुद्दीन अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी कर रहे थे। शादी में 3 माह रह गए थे। आजकल इरसा की सास अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी, तो इरसा कुछ दिनों के लिए मैके भेज दिया था कि वो अम्मा और बहनों के साथ मिलकर शादी की तैयारी कर ले। ज़रकशा और फारिया बहुत खुश थे कि शादी के इतने अरसे बाद इरसा 15 दिन के लिए रहने आई थी। फिर भी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया में भी सबकी जान थी। गर्मियों की खुशगवार और शाम थी। आज फ़खरुद्दीन ने रात के खाने पर इरसा से अपनी पसंद का चिकन पुलाव, शामी कबाब और सवैयाँ पकवाई थी। इरसा ने वलीद को भी रात के खाने पर बुला लिया था। फ़खरुद्दीन ने मतलूबा सामान इरसा को ला के दे दिया था। वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, साथ साथ बहनों और अम्मा अब्बा से बातें भी कर रही थी। नन्ही गुड़िया नताशा नाना की गोद में चढ़ी लाड उठवा रही थी। ज़रकशा चाय ले आई। सहन में ही दरी बिछा कर सब लोग वहीं बैठे थे। फारिया और ज़रकशा अपने दुपट्टे पर बेल लगा रही थी, जबकि आलिया बेगम कपड़े सिलाई कर रही थी। सबके काम भी चल रहे थे और बातें भी हो रही थी। फ़खरुद्दीन के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो गौर से अपने घर वालों को देख रहे थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में कितना सुकून दे रखा था ना कोई घर में परेशानी, हर वक्त पर हर ज़रूरत वक्त के मुताबिक पूरी हो जाती। ज़्यादा की तलब थी भी नहीं और गुजारे लायक मिल जाता। और क्या चाहिए था? काश कुछ लोग ये समझें। बहुत खुशगवार माहौल था। तीनों बहनें किसी बात पर दिल खोल कर हंस रही थी। फ़खरुद्दीन ऐसे क्या देख रहे हो, नज़र लगाओगे मेरी बच्चियों को? आलिया बेगम ने एक टुक बेटियों को देखते हुए शोहर को मज़ाहिया अंदाज में मुखातिब किया तो फ़खरुद्दीन चौंके।
हाँ सच कह रही हो आलिया बेगम। अल्लाह पाक मेरे घर और मेरी बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए। दिल में ठंड सी भर जाती है जब अपनी शहजादियों को यूँ हंसता मुस्कुराता देखता हूँ। सच कहूँ तो कभी भी बेटे की कमी का एहसास नहीं होता। मेरे लिए मेरी बेटियाँ ही कुल कायनात हैं। अल्लाह पाक इन सबके नसीब बुलंद करे, अपने अपने घर में शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। फ़खरुद्दीन की आवाज़ रंदगी, वहीं आलिया बेगम की आंखें भी बेटियों की जुदाई के ख्याल से नम हुई थी। आमीन सुमा आमीन। वो भी बेसाख्ता बोली तब फिरदौस बेगम भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह वो भी आ गई। इरसा को देखकर खुशदिली से बोली, हाँ भाई 4 दिन हो गए थे, इधर आना नहीं हुआ। साथ बड़ी बेचैनी लगी रहती है, अगले हफ्ते में 2 चक्कर ना लगा लूँ। फिरदौस बेगम ने चादर उतार कर कुर्सी पर रखते हुए कहा और भावच के करीब बैठ गई। मैंने बहुत पहले ये नावल पढ़ा था, तकरीबन 2 साल पहले। यहाँ 2 से 2, 3, 4, 3.5 भी लगा सकते हैं। तो अभी तक मुझे भी याद आया कि अभी तो ये नावल का शुरुआत आपको बहुत मतलब लाइक टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि अपने रंग बदल लेते हैं। अपने गिरगिट से ज़्यादा तेज़ होते हैं रंग बदलने में। तुम्हारे भाई भी यही कह रहे थे, फिरदौस आई नहीं रात को, इसकी तरफ चक्कर लगाऊं क्या? आलिया बेगम ने कपड़े समेट कर जगह बनाते हुए कहा। रब सलामत रखे मेरे भाई को, यही तो है जो मेरी खबर रखते हैं। मुझे लगता है कि एक ही भाई है मेरे। फिरदौस बेगम का लहजा दुखी हुआ। ये ले फुफ्फो गर्मा गर्म चाय और बड़े आपा के हाथ के बने हुए खस्ता नमक पारे। फारिया ने इनके सामने ट्रे रखते हुए पुरजोश लहजे में कहा, अरे वाह भाई जीती रहो, अल्लाह नसीब बुलंद करे। बड़ी तलब हो रही थी चाय की, आज हसाम और टाइम पर है तो अपने लिए चाय बनाने का दिन नहीं चाहा। ओवर टाइम पर आई थिंक, सॉरी। फिरदौस बेगम ने खुश होते हुए फारिया को दुआ दी। चलो कुछ दिनों की बात है, ज़रकशा आ जाएगी तो तुम बस अपना पलंग संभाल लेना, हर चीज़ तैयार मिलेगी इंशाल्लाह। आलिया बेगम के लहजे में यकीन और भरोसा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तो मैं हिलकर पानी भी नहीं पीऊँगी। फिरदौस बेगम ने एक नमक पारा उठाकर मुँह में रखते हुए पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए ज़रकशा की तरफ देखा। ज़रकशा मुस्कुराई तो सब हंसती है इंशाल्लाह। फ़खरुद्दीन ने फ़ख्र से बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फूफा हसाम भाई कब तक आते हैं? फारिया ने कुछ देर बाद खाली कप सामने से उठाते हुए फिरदौस बेगम से पूछा था। 8 बजे और कभी कभी 8:30 बजे तक आ जाता है, उन्होंने बताया। तो ऐसा करो हसाम से कह दो सीधा हमारी तरफ आ जाए। वलीद भी आ रहा है तो हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। हमारी बेटियां हमारी फरमाइश का खाना पका रही हैं। फ़खरुद्दीन ने पहले बहन की तरफ और फिर मोहब्बत पाश निगाहों से बेटी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, अच्छा लगेगा। बहुत दिन से वलीद भी कह रहे थे कि हसाम से मुलाकात ही नहीं होती। इरसा ने खुश होते हुए कहा। ज़रकशा के चेहरे पर लाली फैल गई थी। फ़खरुद्दीन हसाम को कॉल करने लगे। काफ़ी दिन बाद सब लोग इकट्ठे हुए थे। नहायत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद मीठा और फिर चाय का दौर चला। बच्चियों ने तभी खूब इंजॉय किया। आखिर में मीठे पान का दौर चला जो कि वलीद लेकर आया था। फुफ्फो आप रुक जाएं, कल चली जाइएगा, इरसा ने कहा जब रात के तकरीबन 12 बजे वलीद, फिरदौस और हसाम ने इजाज़त चाहिए। अरे नहीं बेटी, हसाम के नाश्ते का मसला हो जाएगा। इसे बाहर के नाश्ते की आदत भी नहीं। नाश्ते में पराठे और अंडा ही चाहिए। जब मेरी ज़रकशा आ जाएगी तब बेफिक्री से आकर रहा करूँगी। फिरदौस बेगम ने पहले इरसा की तरफ और फिर मोहब्बत भरी नज़रों से ज़रकशा को देखते हुए कहा। इनके लहजे में ज़रकशा के लिए बेहद मिठास थी। ज़रकशा शर्मा गई। हाँ तो और क्या, आलिया बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेहमान गए तो फारिया ने घर समेट कर बिस्तर लगाए। इरसा और ज़रकशा किचन समेटने चली गई। आलिया बेगम और फ़खरुद्दीन सोने के लिए कमरे की तरफ चले गए। वैसे भी इन दोनों की रात जल्दी हो जाया करती थी। अक्सर तहज्जुद के लिए उठते और फिर फजर तक जागते। आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। नताशा भी कब की सो चुकी थी। तीनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो तीनों भी गहरी नींद सो गई। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, लाइक कोई अलग अलग कमरा ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे घर में 3 कमरे हैं और फिर भी हम इकट्ठे सोते हैं। मैं तो फिर भी कहती हूँ कि बेशक 4 पे लगो, ये लाइक नहीं बेड पे सोना। एक बहन तो सोती नहीं है, बहुत चिढ़ती है, बट साथ सो। कभी भी इंसान डर भी सकता है, भाई इंसान है। ऊपर से मैं कोई हॉरर नॉवल पढ़ लूँ तो बस। कुछ देर बातें करने के बाद वो तीनों भी गहरी नींद सो गई थी। न जाने रात का कौन सा पहर था। अचानक आलिया बेगम की आंख खुली तो देखा कि फ़खरुद्दीन बैठे हुए हैं। क्या हुआ फ़खरुद्दीन, नींद नहीं आ रही क्या? खिलाफ़े मामूल इनको बैठे देखकर सवाल किया, लेकिन फ़खरुद्दीन इसी तरह बैठे रहे और कोई जवाब नहीं दिया। फ़खरुद्दीन, आलिया बेगम ने परेशान होकर रूठते हुए कदरे ज़ोर से इन्हें पुकारा। वो बददस्तूर सड़ी आएगा इसी तरह साकित बैठे रहे। पता नहीं बदस्तूर आएगा कि इधर दाल और आती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट का नॉवल किसी से लिखवाया है तो फिर वो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, क्योंकि वो एक न्यू है, लाइक मेरी सिस्टर है और वो न्यू है तो इस वजह से टाइपिंग में भी न्यू है। आलिया बेगम ने घबरा कर तेज़ी से उठकर सबसे पहले कमरे की लाइट चलाई। फ़खरुद्दीन आंखें बंद किए साकित बैठे थे। फ़खरुद्दीन, आलिया बेगम घबरा कर चीखी, फिर तेज़ी से आगे बढ़ी, माथा छुआ, हाथ पकड़ा। ये क्या? इनका दिल बैठने लगा। फ़खरुद्दीन इसी तरह दीवार से लगे देख गए थे।
इरसा, ज़रकशा। आलिया बेगम कमरे से बाहर भागी और बेटियों को आवाज़ दी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पहले फारिया, फिर इरसा और ज़रकशा ने एक साथ आंखें खोली। पहले तो समझने की कोशिश की और दूसरे लम्हे ही तीनों पागलों की तरह अम्मा के कमरे की तरफ भागी। अब्बा जी, इस नागहानी और अचानक होने वाले हादसे पर तीनों ही आवाज़ पाख्ता हो गई थी। इरसा ने फ़खरुद्दीन का सीना सहलाया। ज़रकशा ज़ोर ज़ोर से तलवे मसलने लगी। फारिया हथेलियाँ सहला रही थी, पर फ़खरुद्दीन बिल्कुल साकित थे। डॉक्टर के पास चलो, वलीद भाई को, हिसाम भाई को कॉल करो। फारिया ने बुरी तरह रोते हुए कहा। इरसा और ज़रकशा फटी आंखों से बाप को देख रही थी। वहाँ सांस थी, ना ही कोई चिन्ह। ज़रकशा ने इरसा की तरफ देखा। इसके मुंह में लफ्ज़ अटक रहे थे। जल्दी करो, आलिया बेगम जोर से चिल्लाई। फारिया ने खुद ही हिसाम को कॉल मिलाई। अम्मा सब बेकार है। अब्बा जी चले गए। ज़रकशा माँ से लिपट कर पागलों की तरह रोती। अरे नहीं, पागल हुई हो क्या? नहीं जा सकते फ़खरुद्दीन हमें छोड़कर। आलिया बेगम ने ज़रकशा को धक्का देते हुए गैर यकीनी अंदाज में कहा। अम्मा इरसा करीब आई और अम्मा के गले लग गई। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारे पापा काम करते हैं तो सुबह फजर टाइम ही चले जाते हैं, लाइक शहर काम करते हैं, हम लोग गाँव में रहते हैं। तो मुझे पता नहीं था, वो बाहर से दरवाज़ा लगा के गए थे। मुझे पता नहीं था, मैं नमाज के लिए उठी और लाइक मैं ना दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे लगा कि वो अंदर हैं। पीट रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। भाई मैं दरवाज़ा बजा बजा के थक गई, मेरा दिल घबराने लगा। सारे उठ के बाद में मेरे भाई ने देखा बाहर से कुंडी लगी हुई थी दरवाजे की। लाइक बाबा कब के जा चुके थे। मुझे तब एहसास हुआ था। नावल में भी पढ़ लूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कोई वैसे मर जाए ना, हीरो हीरोइन, मुझे बहुत कम दुख होता है। लेकिन अगर कोई माँ बाप ऐसे कोई डेथ सीन हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। अम्मा इरसा करीब आई और अम्मा के गले लग गई। आलिया बेगम ने खुश्क और फटी फटी आंखों से पहले फ़खरुद्दीन के बेजान जिस्म को देखा, फिर बेटियों की तरफ पलटी और आगे बढ़कर जोर जोर से फ़खरुद्दीन को हिलाया। उठो फ़खरुद्दीन, उठो, आज तहज्जुद नहीं पढ़ना क्या? आज चलो जल्दी से उठो। उफ अम्मा, फारिया चीखी। वो पलटी और बुरी तरह लटखड़ाई। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। संभलने की कोशिश की। ज़रकशा ने संभाला। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन्होंने बामुश्किल आंखें खोली, सर उठाकर ऊपर देखा और बेहोश होकर ज़रकशा और इरसा पर गिर गई। कुछ देर बाद ये शाम डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी थी कि बीपी शूट हो जाने की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ था। इतना बड़ा सान है, इतना बड़ा दुख है, ऐसा तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि फ़खरुद्दीन यूं चुपके से चले जाएंगे। अभी कुछ घंटों पहले तो अच्छे भले थे, सबके साथ ही मजाक, खाना, बातें, सब कुछ नॉर्मल था। और यूं अचानक से ही बिना कुछ कहे सबसे नाता तोड़ गए थे। जहांगीर बेगम को घसी के दौरे पड़ रहे थे, वहीं तीनों बेटियों का भी बुरा हाल था। हाय फ़खरुद्दीन, भला यूं भी कोई जाता है? इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर चले गए। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसे संभालूंगी घर को, कैसे बेटियों को अकेले रुखसत करूंगी? मुझे इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलने देते। सारा बोझ खुद उठा रखा था, अब एकदम इतना बोझ डाल के हो, मैं भला कैसे जी उठूंगी ये बोझ? फ़खरुद्दीन, अल्लाह के वास्ते ऐसे ना जाओ। अभी चंद माह बाद ज़रकशा का ब्याह है, तुमने तो रुखसत करना है। हमारी बेटियां माँ बाप की दुआओं में रुखसत होंगी। तुम तो ये कहते थे ना, फिर क्यों अपनी दुआओं से महरूम कर गए? कैसे करूंगी मैं सब कुछ? इसे तो तुम्हारी दुआएं चाहिए थी। तुम्हारा हाथ थाम कर घर से जाता था। हाय फ़खरुद्दीन। आलिया बेगम की दिलखराश चीखें दिल दहला रही थी। हर आंख अश्कबार थी। नजमुद्दीन और इनकी बीवी भी आए थे। रस्मत जेठानी थे। देवरानी को गले लगाया तो ताया ने भी न जाने कितने साल बाद भतीजियों को देखा और सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी। ऐसी तसल्ली तो राह चलते लोग भी दे देते हैं। फिरदौस बेगम का बुरा हाल था। फ़खरुद्दीन इनका बहुत ख्याल रखते थे। वलीद की वालदा ने भी आलिया बेगम को काफ़ी संभाला। बेहाल इंसान रोए, तड़पे, बयान कुछ भी करे। जब अपने प्यारे अब्दी सफ़र पर रवाना होते हैं ना, तो ना इसकी बेटी की सिसकियाँ इस पर असर करती हैं, ना इन बेटियों की आंखों से बहने वाले सैलाब इनको तड़पाते हैं कि जिन बेटियों की आंख में वे एक आंसू भी नहीं देख सकते। जिनको जाना होता है वो चार कंधों पर सवार होकर हमेशा हमेशा के लिए नज़रों से दूर हो जाते हैं। अपने पीछे बेशुमार यादें छोड़ जाते हैं। प्लीज़ इसको नहीं मारना था ना। बहुत अजियतनाक था वो वक्त, लेकिन वक्त अच्छा हो या बुरा, पुरमसरत हो या गमज़दा,
गुजर ही जाता है। 10 दिन भी गुजर गए थे। फिरदौस बेगम और वलीद की वालदा अपने घर वापस चली गई थी। नजमुद्दीन और उनकी बेगम 10 दिन में 2 बार आधा घंटे के लिए आए और ज़ाब्ते की तकमील करते हुए बैठ गए, वापस चले गए, ये देखते हुए भी कि मरने वाले भाई के पीछे ना कोई जायदाद है ना कोई और वसीला। बेटियां भी घर में थी, एक की शादी सर पर थी। सब कुछ जानते हुए भी झूठे मुँह ये ना कहा कि बच्चियों किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह देना, मैं तुम्हारा ताया अब्बा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पिछला नावल पढ़ा, उसमें भी ताया ऐसा ही था, ये वाला नावल में ताया ऐसा ही है और हमारा ताया भी ऐसा ही है। समझ नहीं आ रही। एक ताया, बट 2 नहीं, एक से तो राब्ते ही नहीं है, एक ताया ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक उनके पास भी जितनी इनके पास होगी ना दिखाया गया नावल में, उतनी उनके पास है दौलत, और है भी ऐसा जैसे ही है। बिल्कुल कोई रद्द बदल नहीं है। इस चीज़ का हमें अफसोस नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है। तुम्हारा खून तुम्हारा रिश्तेदार, बल्कि इनसे अच्छी तो वलीद की वालदा थी। दोनों ने 4 चक्कर लगाए थे। सच तो यह है कि बुरे वक्त में ही अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों की मोहब्बत और खलूस खुलकर सामने आता है। कोई किसी की बीमारी नहीं ले सकता, किसी की तकलीफ और किसी के दर्द को कोई अपने ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन हमदर्दी के 2 बोल, खलूस और प्यार की चाशनी में डूबे हुए चंद हमदर्दी के अल्फाज इस वक्त इस शख्स के लिए बहुत मायने रखते हैं जो तकलीफ और दर्द से गुजरा होता है। मॉरल सपोर्ट जिस्म में जान डाल देती है। दुख और तकलीफ की शिद्दत हमदर्दी के पाहे रखने से कम हो जाती है, वरना जिसकी तकलीफ है इसको ही बर्दाश्त करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता दुख की शिद्दत में कमी आ रही थी। ज़िंदगी में जो एक खला पैदा हो गया था, इस खला को पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इंसान को अल्लाह पाक सब्र भी दे देता है। धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आना था। गो के आलिया बेगम बहुत दिलगिरफ्ता और मुजम्मल थी। मियाँ की वफ़ात और ज़रकशा की शादी को लेकर सोचती रहती। फ़खरुद्दीन की सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि इनको कोई ग्रेजुएटी वगैरह मिलती, मुख्तसर से पैसे मिले थे। फिरदौस बेगम हफ्ते में 2 बार ज़रूर आई। एक बार हसाम भी आया था, घर का सौदा सलफ और दीगर चीज़ें वलीद पहुंचा देता। एक फ़खरुद्दीन के जाने से घर का निज़ाम ही उलट कर रह गया था। कुछ पैसा तो कमेटी का जमा था और कुछ फ़खरुद्दीन के ऑफिस से मिल गया था। ज़रकशा की शादी भी करना थी। इसके बाद घर चलाने के लिए कोई मकबूल इंतज़ाम न था, बस अल्लाह पर तवक्कल था। फारिया को कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, लेकिन इसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया था। एक तो पढ़ाई के खर्चात और दूसरी बात कि ज़रकशा की शादी के बाद अम्मा घर पर अकेली रह जाती, इसलिए इसने पढ़ाई जारी न रखने का फैसला किया था। फारिया, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? पता है अब्बाजी तुम्हें बहुत सा पढ़ाने का वादा किया था। तुम अगर कॉलेज नहीं जाना चाहती तो प्राइवेट पढ़ना, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। भला मैट्रिक की भी क्या अहमियत है आज के दौर में? ज़रकशा ने सुना तो फारिया की क्लास ली। अब्बाजी के जिक्र पर दोनों बहनों की आंखें नम गई और फारिया ने सर झुका लिया था। फ़खरुद्दीन के इंतकाल को 1 माह हो चुका था। शुरू के 3 हफ्ते तो फिरदौस बेगम बहुत जल्दी जल्दी आती, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते बाद आई। फिर बस ज़रा घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसलिए नहीं आ सकी। बिना किसी के सवाल किए खुद ही जवाब पेश किया। फिरदौस, खामखा खुद को तकलीफ में मत डालो, पैरों में दर्द है तो फ़ोन पर बात कर लिया करो, मुझे भी तसल्ली रहेगी और तुम्हें भी। आलिया बेगम ने कहा तो फिरदौस बेगम सर हिला कर रहेगी। फ़िलहाल शादी के हवाले से फिरदौस बेगम खुद भी कोई बात नहीं कर रही थी। ज़ाहिर है अभी तो फ़खरुद्दीन की मिट्टी भी नहीं सूखी थी, ऐसे मौके पर बात करना नामुनासिब था। जबकि आलिया बेगम का ख्याल था कि जो तारीख तय है इस पर सादगी से निकाह करके रुखसती करती जाए, क्योंकि अभी आलिया बेगम की इद्दत का भी मामला था। लेकिन फिरदौस बेगम की जानिब से कोई पेशरफत ना थी, तो आलिया बेगम लड़की की माँ थी, कैसे खुद से ये बात करती, इसलिए वो खुद इंतज़ार में थी। बाकी आगे के हालात अल्लाह पाक पर छोड़ देते थे। इरसा को इसकी सास ने फ़िलहाल मैके में ही छोड़ दिया था और इरसा की एक नंद कुछ अरसे के लिए इसके पास आ गई थी। अल्लाह पाक ने एक आजमाइश डाली थी, तो जाहिर है सब ने मिलजुल कर इसी को निभाना था। फिरदौस बेगम कुछ दिनों से कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। पहले आने के दौरान में इजाफा, फिर ये इजाफा मजीद बढ़ गया था। अम्मा कितने दिनों से पुप्पो नहीं आई, ना कोई कॉल की। इस रोज़ इरसा को एहसास हुआ तो इसने अम्मा से कहा, वैसे भी अम्मा मुझे पुप्पो कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही है, मतलब पहले जैसी नहीं लगती। फारिया ने कहा, मैंने तो कॉल की थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पैरों में भी तकलीफ है। आलिया बेगम ने कहा, अम्मा दर्द पैरों में है, कॉल तो मुंह से कर ही सकती है ना, इसमें कौन सी तकलीफ होगी। ज़रकशा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अरे भाई तुम लोग बहुत जल्दी हो गई हो, खामखा उलझ रही हो। आलिया बेगम झुंझला कर बोली, वो आजकल कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, ज़रा सी बात पर झुंझला जाती। इरसा ने इशारे से ज़रकशा को चुप रहने का इशारा किया। इत्तफाक है तब भी फिरदौस बेगम आ गई। क्या हुआ पुप्पो, आपकी तबीयत कैसी है, दर्द कैसा है पैरों का?
इरसा ने सलाम के करके पूछा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, जी अम्मा बता रही थी कि पिछले हफ्ते काफ़ी दर्द था आपके। ज़रकशा ने भी कहा, इसीलिए आपने चक्कर भी नहीं लगाया। ना चाहते हुए भी ज़रकशा ने गिला किया, अरे नहीं, दरअसल पिछले हफ्ते बड़े भाई और भाभी आ गए थे और फिर हमें खाने पर बुलवा लिया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। फिरदौस बेगम की बात पर आलिया बेगम समेत तीनों बेटियां उछल पड़ी। ये इंतहाई गैर यकीनी और गैर मुतवक्का बात थी। फिरदौस बेगम इतने हलीम अंदाज और लहजे में मोहब्बत में ये जिक्र कर रही थी, बड़े अब्बा आपके घर आए थे? इरसा ने हैरत से फुप्पो को देखा। हाँ भी, 2 बार आ चुके हैं। फ़खर भाई के इंतकाल के बाद इनको एहसास हुआ है कि अब वो मेरे बड़े भाई हैं। और सच्ची बात है भाई, वो तो बड़े हैं, हम छोटे, हम खुद ही इनसे कट गए थे, कभी इनको बड़ा समझा ही नहीं। फिरदौस बेगम ने कहा, फूफो माजरत के साथ, इनको बड़ा ही समझा है, तभी तो दूर हुए इनसे। ज़रकशा का लहजा न चाहते हुए भी तलक हुआ। देखो भाई, कुछ भी कहो, वो मेरे बड़े भाई भाभी है, मेरे घर चल कर आए हैं, टूटे राब्ते बहाल करना चाहते हैं। मैंने भी दिल बड़ा कर लिया है, मैं तो इनसे मिलूंगी, इनसे रिश्ता जोड़ कर रखूंगी। तुम लोगों को अगर ये बात नागवार गुजरी है तो गुजरे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ तुम लोग छोटे हो, अपना दिल बड़ा करके इनसे अपने किए की माफ़ी मांग लो और रिश्ते बहाल कर लो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक आधी लानत भेज दूँ, बट बड़ी हैं, इसने अभी कहा ना कि बड़े हैं, बड़ी हैं वो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा है। ऐसे रिश्ते टॉक्सिक से मैंने देखे हुए हैं। फिरदौस बेगम की बात पर आलिया बेगम के साथ साथ तीनों को आग लग गई थी। हमारे घर में ना बाबा की साइड का लाइक ना सारे हमारे बहन भाई बाबा का ज़्यादा करते हैं। मम्मा को ऐसा लगता है, मम्मा कह भी देती हैं। और ताया जी ने हमारे बाबा को ही कुछ कहा था, तब से हमें वो नहीं पसंद। कुछ भी हो जाए, हम दिल में कुछ बात नहीं रखते। अगर ऐसा कुछ भी हमने उनके मुँह पे भी कहा था, बट हम वैसे ही राब्ता नहीं रखते। फिरदौस क्या कह रही हो? माफ़ी? हम किस बात की माफ़ी मांगे? हमने भाई भला क्या गलती की है? कब इनके रिश्ते से इनकार किया है? आलिया बेगम ने लहजे को नॉर्मल रखने की नाकाम कोशिश की। तब तुमसे वो दिल साफ करके मिल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे रिश्ते बहाल हो गए, बहुत खुशी की बात है। हमें भला क्या इतराज़ होगा? भाई मेरा तो कहने का मतलब था कि फ़खर भाई भी नहीं है, अब और बच्चियाँ हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं सही आप और बच्चियाँ थोड़ा सा दिल बड़ा करें, ये आप लोगों का फ़र्ज़ भी है। फ़र्ज़ माफ़ कीजिएगा फुफ्फो, फ़र्ज़ सिर्फ हमारे लिए ही लागू है, या फ़र्ज़ बड़े अब्बा का नहीं कि वो अपनी यतीम बच्चियों के सर पर ज़रूरतन नहीं, कम से कम मरवतन ही हाथ रखकर 2 बोल मोहब्बत से कहकर अपना फ़र्ज़ पूरा करते, जबकि हमारा हक है इन पर। फुफ्फो, वो 2 बार आपके पास आए, लेकिन अब्बा के इंतकाल के 1 हफ्ते के बाद से एक बार भी हमारे पास नहीं आए, एक कॉल नहीं की। इस वक्त हमें इनकी ज़रूरत थी। रुपए पैसे या इनकी दौलत से कोई सरोकार नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कम में भी बहुत मुतमईन हैं। वो शायद इसलिए भी हमसे मिलना नहीं चाहते कि कहीं कोई माली मदद ना मांग ले, इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने हाल में खुश रहें, और हम जिस भी हाल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब की रज़ा और मंशा के आगे खुश और मुतमईन है। फुफ्फो की बात से इरसा को सर से पैर तक आग लग गई थी, तब भी वो इतना बोल गई। हालांकि इस तरह से बोलना इसकी तरबियत में शामिल नहीं था। फिरदौस बेगम को शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, तभी हक्का बक्का रह गई। जबकि आलिया बेगम के साथ साथ ज़रकशा और फारिया इरसा के जवाब पर खुश थे, क्योंकि ये तो सबके दिल की आवाज़ थी जिसे इरसा की ज़बान मिली थी। हाँ ठीक कहती हो, बहरहाल मेरा मतलब तो यही था कि ये खून के रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस ज़रा सा दिल बड़ा करना पड़ता है। मेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं। फिरदौस बेगम की बात पर आलिया बेगम चौंकी। हमेशा यही कहती आई थी, मेरा तो बस एक ही भाई है जिसने कम हैसियत और नाम मसाद हालात होने के बावजूद हमेशा मेरा ख्याल रखा। दूसरा भाई तो इतना पैसा रख कर भी मेरे लिए हमेशा अजनबी रहा। कुछ देर बैठ कर फिरदौस बेगम चली गई, लेकिन जितनी देर बैठी आधे से ज़्यादा टाइम नज्मुद्दीन इनकी बीवी और बच्चों का जिक्र करती रही, और इनका पूरा रुझान इसी तरफ था कि बड़े बड़े होते हैं, छोटों को झुकना चाहिए। आप लोग जानना चाहते थे ना मेरे बारे में, आप इस नॉवल को पढ़ लें। इस नॉवल में जो फुफ्फो का और जो ताया का किरदार है ना, वो मेरी असल ज़िंदगी पर पूरा लागू होता है। बस फुफ्फो के किरदार को थोड़ा सा चेंज कर लें। लाइक मेरे फुफ्फो के 4 भाई हैं और सिर्फ एक ही मिलता है उनसे, और वो मेरे बाबा है। फुफ्फो भी अभी जाने लगी हैं दूसरे ताए के साथ घर, क्योंकि वो भी से हैं। लाइक ये फैमिली इशूज़ हैं, सबकी फैमिली में इशू होते हैं। रिश्तेदार, जब मैं स्टेटस देखती थी ना किसी के रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, फलां, मैं समझती थी ये गलत है, बट होते हैं। शुक्र है हमारी फुफ्फो अच्छी हैं। फ़खरुद्दीन के इंतकाल को 3 माह गुजर चुके थे। आखिर थक हार कर आलिया बेगम ने खुद ही शादी की बात छेड़ दी, क्योंकि पिछले 1.5 माह से फिरदौस बेगम में खासी तब्दीली आ गई थी। इतने दिन ना आती ना कॉल करती। आलिया बेगम कॉल करती तो इजलत में बात करके फ़ोन बंद कर देती। इनका रवैया कुछ मशकूक सा होता जा रहा था, जो आलिया बेगम के लिए बाइस से फ़ख्र था। भाभी अभी शादी कैसे मुमकिन है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक तो भाई की अचानक मौत, और दूसरे अभी आप भी इद्दत में हो, भला इस तरह से अच्छा लगेगा क्या?
कम से कम मुझे तो नहीं लगेगा। और हसाम का अंदिया भी यही है कि मामू नहीं कम तो मेहमानी तो शरीक हो, कम से कम इसलिए शादी आगे बढ़ा देते हैं। आपकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो कर लेंगे, कौन सा धूम धड़ाका करना है। फिरदौस बेगम की बात पर आलिया बेगम पहले तो थोड़ा सा गड़बड़ाई, फिर गौर किया तो इनको फिरदौस बेगम की बात में दम नजर आया। मैं यही बात आपसे करने वाली थी, बस हर बार सोचकर भूल जाती। आप फिक्र ना करें, हम कौन सा गैर हैं कि तरदद की ज़रूरत पेश आए। आखिरी जुमले से कुछ हौसला भी पैदा हुआ। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। वो सिरे लबड़ बड़ाई। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम आने वाला होगा। फिरदौस बेगम ने उठते हुए कहा, अरे खाना खाकर चली जाना। आलिया बेगम ने इनको चादर ओढ़ते देखकर कहा, नहीं खाना फिर खा लूंगी, अभी जरा जल्दी जाना है। उन्होंने चादर को अच्छी तरह से लेते हुए कहा और सलाम करके बाहर निकल गई। आज रिट्सा और फारिया मार्केट गई हुई थी, जबकि ज़रकशा आजकल ट्यूशन के बच्चों के इम्तहानात की वजह से बहुत मसरूफ थी, इसलिए बस सलाम करके दोबारा कमरे में चली गई। घर के हालात भी अच्छे ना थे, कपड़े की सिलाई और ट्यूशन से अखराजात चल रहे थे। इसके अलावा छोटी कमेटी भी डाली हुई थी। अम्मा, एक अब्बा जी के चले जाने से हम सब ज़िंदगी की गाड़ी खींच कर आदमुए से हुए जा रहे हैं। ना अखराजात कम होते हैं, ना ज़रूरतें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक ने हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया है। काश अब्बा जी अभी नहीं जाते, हमें यूं तक दो नहीं करनी पड़ती। कभी कभी ज़रकशा हालात से घबरा कर माँ की गोद पे सर रख कर कह देती, ये सब अल्लाह पाक के काम है। तुम्हारे नसीब में इसने यूं ही मेहनत लिखी है। तुम्हारे सरों से बाप का साया उठाए जाने का यही वक्त था, और नसीब का लिखा भला कौन टाल सकता है। आलिया बेगम इसके सर में शफकत से हाथ फेरते हुए दिलगीर लहजे में कहती, और शोहर की याद आ जाती तो आंखें भीग जाती। हाय अम्मा, हमारे नसीब। ज़रकशा दिल ही दिल में कहती, अम्मा आप माने या ना माने, मगर मुझे दाल में कुछ काला लगता है। मुझे पुप्पो में बहुत सी तब्दीलियां दिखाई देने लगी हैं। ना पहली सी मोहब्बत, ना लगाओ, ना ही इनकी आंखों में हमारे लिए वो प्यार नजर आता है जो अब्बा जी की ज़िंदगी में नजर आता था। ज़रकशा की बात पर आलिया बेगम को खटका हुआ, इधर रिक्शा लिखा हुआ है। लाइक ज़रकशा जे से ही होता है, बस बाकी तो रिक्शा ही बन जाता है। और सिस्टर मेरी ने भी लाइक जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिया। ये बात तो वो खुद भी महसूस कर रही थी कि फिरदौस बेगम में पहले जैसा वहालाना पर नजर नहीं आ रहा, मगर वो चुप थी। जबकि ज़रकशा के साथ इर्सा और फारिया भी वाज़ेह तब्दीली को न सिर्फ महसूस करी थी बल्कि हैरान भी थी कि फूफो ऐसा क्यों कर रही हैं। और बहुत जल्द ही सिर्फ दाल में काला बल्कि सारी दाल काली होकर सामने आ गई थी। इस रोज़ सुबह से ही आलिया बेगम का दिल घबरा रहा था। अजीब सी बेचैनी और बेकली महसूस हो रही थी। ज़रकशा ने भी चेक किया तो नॉर्मल था। इर्सा से कॉल पर बात भी कर ली थी, वो लोग भी बखैरियत थे। फिरदौस को कॉल की मगर बात ना हो पाई थी। अम्मा आप कहें तो हॉस्पिटल ले चलूँ? शाम को ज़रकशा ने आलिया बेगम से पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस शायद गर्मी की वजह से तबीयत बोझल है। अभी नहा कर आई तो कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। आलिया बेगम ने इत्मीनान दिलाया तो ज़रकशा मुतमईन होकर शहर की तरफ चलती, जहाँ ट्यूशन वाले बच्चे बैठे थे। असर की नमाज से कुछ देर पहले ट्यूशन के बच्चों से फारिग होकर ज़रकशा ने रात के खाने की तैयारी शुरू की। पर फारिया इधर शीन है गई थी, शिकंजबीन जिसे कहते हैं ना, हमारे इधर पंजाबी में शिकंजबी कहते हैं। नून नहीं पड़ते इतना ज़्यादा, बना लाई। तीनों माँ बेटी सेन में पलंग पर बैठी शिकंजबीन पीने के साथ साथ सब्जी भी बना रही थी। तभी ही फिरदौस बेगम आकी सलाम दुआ के बाद पलंग पर टिक गई थी। फूफो शरबत पियेंगी या चाय? फारिया ने उठते हुए पूछा। नहीं, अभी किसी चीज़ की तलब नहीं, चाय पीकर ही निकली हूँ घर से, उन्होंने कहा और पलट कर आलिया बेगम की तरफ देखा। भाभी मैं आज आपसे खास बात करने आई हूँ। देखे भाभी, हमारी ज़रूरत और मुझे पूरी समझ कर हमें माफ़ कर दीजिएगा। इनकी बेतुकी सी तमहीद पर आलिया बेगम ने हैरानी सी ने देखा। दिल अजीब अंदाज में धड़का जैसे कोई गलत बात हो। कुछ अनहोनी। फिरदौस बेगम ने पलट कर ज़रकशा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर भी अनगिनत सवालात थे। फूफो की बात पर वो भी उलझी और तमाम तवज्जो फूलों की जानिब करती थी। क्या हुआ फिरदौस, सब खैरियत है ना? भला ऐसी कौन सी बात है? आलिया बेगम ने बगौर फिरदौस बेगम को देखते हुए पूछा। भाभी दरअसल बात यह है कि हसाम की जॉब छूट गई है, बहुत परेशानी चल रही है। आपको तो पता है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, आगे चलकर ना जाने क्या क्या मसाइल खड़े हों। हसाम के लिए अमेरिका जाने की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अमेरिका चला जाएगा। और मज़े की बात यह है कि हमने एक पैसा भी नहीं लगाया। अरे ये तो अच्छी बात है फिरदौस, इसमें इतना शर्मिंदा होने या माफ़ी की क्या ज़रूरत है? अल्लाह पाक बच्चे के लिए आसानी पैदा करे। आलिया बेगम जो अंदर ही अंदर परेशान थी, फिरदौस बेगम की बात पर मुतमईन अंदाज से बोली। इनके ख्याल में शायद फिरदौस बेगम इसलिए शर्मिंदा थी कि दूसरे की बेटी को हसाम के नाम पर कब तक बिठाए रखेंगी। तभी आलिया बेगम ने धीमे लहजे में कहा, फिरदौस 2-3 साल ही की बात होगी, कोई बात नहीं, बस अल्लाह पाक बच्चों को बात रखे। वो तो बात ठीक है भाभी, लेकिन फिरदौस बेगम ने जुमला अधूरा छोड़कर पहलू बदलकर भावच की तरफ देखा। बस फिर दाल तक काली होकर पक भी गई। लेकिन क्या?
तीनों हमतन गोश थी। भाभी ज़रकशा मेरी बेटी की तरह है, बहुत सारी दुआएं इसके लिए, अल्लाह पाक ने इसके लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा। लेकिन मैंने हसाम का रिश्ता बड़े भाई की बेटी शाहाना से तय कर दिया है, शाहीना से तय कर दिया है, और इसी शर्त पर कि बड़े भाई का बड़ा बेटा हसाम को अमेरिका सेट करवा देगा। वहाँ पर वो अपना काम करता है। बस शाहीना का रंग थोड़ा गहरा है और एक्सीडेंट की वजह से पैर में थोड़ा सा लंग भी है, चेहरे पर बस थोड़ा सा जख्म का निशान है। लेकिन कुछ भी कहो, है तो हमारा अपना खून, दिल ही हमें ही बड़ा करना पड़ेगा। ज़रकशा तो माशाल्लाह से अच्छी भली है, इसको तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। उफ, अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो कानों में ढेला जा रहा था। मैंने कहा था ना, ज़रा सब्र करें, अपने रंग बदल लेते हैं। लफ्ज़ थे कि नश्तर जो रोपे में उतारे जा रहे थे। इतनी आसानी और इतनी इत्मीनान से फ़िरदौस बेगम इतनी बड़ी बात कर गई थी। आलिया बेगम को यूँ लगा जैसे फ़िरदौस बेगम ने इनके वजूद पर बम दे मारा हो। वो आंखें फाड़े इस गैर यकीनी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि ज़रकशा सर से पैर तक कांप गई थी। इसे लगा जैसे ये कोई ख्वाब हो, कोई भयानक ख्वाब। इसने फटी फटी आंखों से फूफो की तरफ देखा। ये तो कोई मजाक वाला रिश्ता भी नहीं था, फिर ये क्या था? फारिया भी दम बखुद बैठी थी। फ़िरदौस, तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के नाम से 2 साल से मंसूब है। तुम्हारी ख्वाहिश और रजामंदी के साथ फिर यूँ अचानक से इतना बड़ा फैसला किसी तरह कर सकती हो? कुछ साथ संभलने में लगे। आलिया बेगम ने अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश के साथ तेज लहजे में फ़िरदौस बेगम को मुखातिब किया। तो भाई, कौन सा निकाह हो गया था बच्चों का? रिश्तों का क्या है? टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, संवरते हैं। फ़िरदौस बेगम ने कंधे झुकाकर कहते हुए ओछेपन की इंतहा कर दी। फ़िरदौस, तुम तो इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह रही हो जैसे तुम्हारे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं। मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी है। शायद फ़खरुद्दीन इनका इंतकाल ना होता तो अब तक शादी भी हो जाती। मेरी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। तुम अपनी होकर इतनी कठोर कैसे बन सकती हो? तुम्हें एहसास भी है कि तुम इस वक्त कितनी बड़ी बात कह रही हो? तुम्हें रिश्तों का पास भी नहीं, मरहूम भाई का ख्याल भी नहीं, तुम्हें अपनी यतीम भतीजी का ख्याल नहीं है? तुम्हारी बात ने मुझे हिला कर रख दिया है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आलिया बेगम को फ़िरदौस बेगम की बात से आग लग गई थी। भाई, आप भी अपनी बेटी के लिए इस कदर जज्बाती हो रही हैं तो एक बार ठंडे दिल से ये सोचे कि मैं भी एक माँ हूँ। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है। यहाँ पर मैंने भी अपने बेटे के बारे में सोचा है। सारी ज़िंदगी मैंने भी घुट घुट कर गुजारी है, लेकिन अब जो मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा है, मेरे बेटे के बेहतर मुस्तकबिल की सूरत दिखाई दे रही है, मेरे हालात बदलने का मौका मुझे मिला है, तो मैं क्यों इस मौके से फ़ायदा ना उठाऊं? मैं भी तो जज्बाती हो सकती हूँ। बड़े भाई ने हसाम को ना सिर्फ दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि इसके नाम फ्लैट भी देने का वादा किया है, इसे अमेरिका में सेटल करने का वादा किया है। ठीक है, पहले हमारे तल्लुकात बड़े भाई से नहीं थे, मैंने सिर्फ आप लोगों को ही सब कुछ मांग लिया था, इसीलिए ज़रकशा को भी मांग लिया। वो भी मेरा जज्बाती फैसला था कि इतनी जल्दी सब कुछ तय कर डाला। दूसरी बात यह है कि शायद मैं एक बार ये रिश्ता ख़त्म करने से पहले सोच भी लेती, लेकिन हसाम तो 100% राज़ी है और मुझे इसका मुस्तकबिल अजीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ ही कर दे। अगर मेरे सामने सच में होती ना, मैंने बदतमीज़ी कर जानी थी। तोबा तोबा फ़िरदौस, लालच और हर्ष में तुम अंधी हो गई हो। साफ साफ कहो कि तुम अपने बेटे का सौदा कर रही हो। दौलत और आसाइश की हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया है कि तुम बेदर्दी और सफाकी से एक मासूम बच्ची को ठुकरा रही हो। तुम्हें अल्लाह पाक ने बेटी नहीं दी है ना? तुम्हें क्या पता बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं। ज़रा सी ठेस लगने से वो चकनाचूर हो जाते हैं, शीशे की तरह साफ़ होते हैं, और बेरुखी या बेतनाई का ज़रा सा बाल भी आ जाए तो फिर वो शीशा कभी भी साफ़ नहीं हो सकता। तुमने मेरे साथ मेरी मासूम बच्ची का दिल तोड़ा है फ़िरदौस, अल्लाह तुम्हें। अम्मा प्लीज़। ज़रकशा जो अभी तक सब कुछ सुन रही थी, अचानक दोनों के दरमियान आई माँ को आगे कुछ कहने से रोका। ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख अंगारा, आंखें सुलगती कनपटियाँ और तमतमाते हुए रुखसार। आलिया बेगम कहते हुए एकदम खामोशी। फ़िरदौस बेगम ने सर घुमाकर ज़रकशा की तरफ देखा। अम्मा, आप अब एक लफ्ज़ भी मुँह इन लोगों के लिए नहीं निकालेंगी। हमें नहायत अफसोस हो रहा है आज अपने आप पर कि हम ऐसे लोगों के रिश्तेदार थे। इसने थे पर जोर देते हुए जहरीली नज़रों से फूफो की तरफ देखा। हमारी तरबियत हमें बदतमीज़ी नहीं सिखाती। यहाँ तो सच्चाई बयान करने के लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल करूँ वो भी शायद बदतमीज़ी के ज़मरे में आते हैं, इसलिए खुद पर बहुत कंट्रोल करते हुए नहायत अदब और तमीज़ के साथ आपसे कहती हूँ कि हमें अंदाज़ा तो काफ़ी पहले से हो गया था, पर आज वो अंदाज़ा यकीन में बदल गया कि हमारे बाप के साथ ही हमने अपनी गुमशुदा और मौजूदा तमाम रिश्तों को दफन कर दिया है। इसलिए आज हमारे नाम निहाद और मतलब परस्त ताया के साथ साथ आपसे भी हम लोग हर रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। हमारे बाप के साथ साथ आप लोग भी जीते जी, हमारे बाप के साथ साथ आप लोग भी जीते जी हमारे लिए मर चुके हैं। बराए कराम तशरीफ़ ले जाइए और आइंदा कभी इस घर के दरवाजे आप लोगों के लिए नहीं खुलेंगे। ज़रकशा ने ज़ब्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। आलिया बेगम आंखें फाड़े से देख रही थी। फारिया हैरत ज़दा थी। फ़िरदौस बेगम ने नाक चढ़ाकर इसे देखा, फिर मुंह टेढ़ा करके भाविज की तरफ देखा। 4 फुट की लड़की और मुंह में 2 फुट की ज़ुबान। खुद तुम तो 1.5 फुट की ज़ुबान लिए बैठी हो। हाँ,
गुस्सा आ रहा है मुझे, इतने टॉक्सिक होते हैं ये रिश्तेदार, जहरीले गई है। कोई कोई अच्छा मिलता है कभी कभी ना, कोई हमें बाहर वाला अच्छा मिल जाए ना, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लाइक कहीं पे भी, हमें इतनी खुशी होती है कि बाहर अपने लोगों से बाहर वाले कितने अच्छे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं आज तक, लाइक हेटर को छोड़ के। तो भाभी भी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा घर हमें लोड कराना भी नहीं, तंजीह अंदाज में करके गुस्से से चप्पल पहनी और धम धम करती हुई बाहर की जानी भटक गई। अम्मा, जरकशा ने पलटकर आलिया बेगम को देखा। आलिया बेगम ने बेचारगी से जरकशा को देखा। जरकशा तेजी से आगे बढ़ी और माँ की गोद में सर रखकर बुरी तरह से पड़ी। सारा जबत, सारा एतमाद बड़ी देर से बर्दाश्त की आखिरी हदों पर था। जो लावे की सूरत बह निकला था। अम्मा, ये क्या हो गया? अब्बा जी क्या क्या गया? फुफ्फो भी बदल गई। माँ, फुफ्फो तो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर क्यों क्यों किया ऐसा? वो बिलक रही थी, तड़प रही थी। इसने तो सिर्फ हसाम के बारे में बचपन से आज तक सुना था। वो तो हसाम के साथ जिंदगी भर रहने के ख्वाब देखती आई थी। बरसा भरस के ख्वाब एक लम्हे में रेजा रेजा हो गए थे। इतनी संगदिली, इतना कठोरपन, ये तो जुल्म था, सरासर जुल्म। आलिया बेगम भी रो रही थी। फारिया जल्दी से पानी का गिलास ले आई। मेरी बच्ची, तेरे नसीब में यही लिखा था। वो कमजोर शायद तुम्हारे काबिल ही नहीं था। जो कुछ हुआ बेशक बहुत गैर मुतवक्का और नाकाबिल यकीन है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रिश्ते टूट भी तो जाते हैं। होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है। अपना मुकदमा अपने रब के हवाले कर दो, वही सही फैसला करने वाला है। तुम दिल छोटा मत करो, देखना तुम्हारा नसीब कितना बुलंद होगा, तुम्हारा नसीब बहुत रोशन होगा। बस कर दे अम्मा, रोशन? मेरा नसीब तो स्याह है। तारीख तारीख, भला इस लड़की का नसीब कैसे रोशन हो सकता है कि जिसकी शादी इस तरह से टूट जाए? यूँ बहलावे तो ना दें। आलिया बेगम की बात काट कर इसने जहरखुंद लहजे में कहा, अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, ऐसी बात ना करो, मेरा कलेजा फट जाएगा। आलिया बेगम इसे दोबारा से सीने से भींच कर एक बार फिर सिसक पड़ी। फारिया ने इर्सा को कॉल करके बुलवा लिया था। इर्सा भी आ गई थी। इसने आकर हिम्मत और हौसले से माँ और बहन को संभाला। जरकशा, लानत भेजो ऐसे खोखले और खुद गर्ज रिश्तों पर। माँ को देखो, अब्बा जी के बाद खुदा न खास्ता अम्मा को कुछ हो गया, तुम्हें बिखरता देखकर इसकी क्या हालत होगी? अल्लाह ना करे आपा, अल्लाह पाक हमारी माँ को सलामत रखे। अब हम हिम्मत नहीं कुछ छोड़ सहने की। जरकशा ने तड़प कर कहा और बहन के गले लग गई। गुस्सा तो इर्सा को भी बहुत आया था। इसके लिए भी कोई मामूली खबर नहीं थी, मगर फिलहाल इसने मौका की नज़ाकत देखते हुए हौसले से काम लिया। लेकिन हसाम को कॉल करके खूब अच्छी तरह से सुनाई थी। ऐसा करके इससे थोड़ी तसल्ली ज़रूर हुई थी। उम्र हो के 100 साल गुजर जाती है, रूश पर कंबल हो के शाल गुजर जाती है, घर अमीरों की अकबाल गुजर जाती है, हम गरीबों की बहरे हाल गुजर जाती हैं। कि मुस्ताक उम्र हो के वक्त ये अपने मखसूस रफ्तार से गुजरता जाता है। सो ज़िंदगी कुछ और आगे बढ़ी। जरकशा कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी और इसने मुलाजमत करने का फैसला कर लिया था। अच्छा, इसे बाहर निकलें दे, थोड़ा दिमाग बटेगा। सो जरकशा अपने लिए नौकरी तलाश करने लगी। कुछ हालात का भी तकाजा था। महंगाई का जब मुँह खोले बढ़ता ही जा रहा था। बिजली और गैस के बिलों ने दिमाग ख़राब कर दिया था। स्कूल में इंटर पास को भला क्या जॉब मिलती, और जो मिलती तो बसों के किराए और आने जाने में ही खर्च हो जानी थी। जरकशा ने प्राइवेट BA करने का भी फैसला कर लिया और फॉर्म जमा भी करवा दिया था, और साथ ही जॉब के लिए चक्कर लगा रही थी। एक तो तालीम कम, ऊपर से कोई तजुर्बा ना होने की वजह से हर जगह नाकामी का मुंह देखना पड़ता। और जिस ऑफिस में जाती वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई लड़कियों को देखकर हैरान रहती जाती, लगता है जैसे किसी फैशन शो में आई हो। एक से बढ़कर एक फैशन का इश्तिहार बनी लड़की बोल्ड और ज़ोर ज़ोर से बातें करती रही। लंबी लंबी हील और छोटे कपड़े, ना हिजाब ना वाया और दुपट्टों से बेनियाज। कुछ अपने जैसी लड़कियां भी दिखाई देती, लेकिन बहुत कम। वहाँ जाकर जरकशा खुद को मिसफिट महसूस करती। ना चरब ज़ुबानी से सामने वाले को जवाब दे सकती, ना इतरा कर और उठला कर किसी का दिल मोह लेने की ताकत थी। वो काफ़ी हद तक मायूस हो चुकी थी। इन्हीं दिनों एक ऑफिस के लिए इश्तिहार आया। ऑफिस का ताल्लुक मार्केटिंग से था और कॉल पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट की मार्केटिंग थी। बस ये आखिरी बार ट्राई कर ही रही हूँ, इसके बाद कहीं इंटरव्यू नहीं दूंगी। रात को कपड़े इस्त्री करते हुए जरकशा अपने ही आप बड़बड़ाई, क्यों हल्कान होती है जरकशा? रहने दो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो भूखा नहीं रहने देगा। आलिया बेगम ने इसके नाउमीद चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अम्मा, बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है, लेकिन हालात भी हमारे सामने ही हैं। जमाशुदा पैसा कब तक चलेगा? अभी फारिया पढ़ रही है, कल को इसकी शादी करनी है। जिंदगी गुजारने के लिए 100 मसाइल हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? फारिया की शादी से पहले तुम्हारी शादी होगी। मैंने 2-3 जगह कह रखा है, जैसी मुनासिब रिश्ता है मैं दे नहीं करूँगी। आलिया बेगम ने हतमी अंदाज में कहा, नहीं अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी, आपके पास रहना है। अब फारिया की शादी होगी बस। इसका भी अंदाज फैसला कुन था। पागलों जैसी बातें मत करो, जो मुंह में आया बोलती रहती हो। आलिया बेगम ने थोड़े से तुरुश लहजे में कहा। इससे पहले कि जरकशा को जवाब देती, तभी इर्सा की कॉल आ गई और आलिया बेगम का ध्यान इस तरफ चला गया। जरकशा सर झटक कर दोबारा
इस्त्री करने लगी थी। सुबह मतलूबा ऑफिस पहुंचते हुए इसे काफ़ी वक्त लग गया था। इसे लग रहा था वो लेट हो गई है, इसलिए तेज़ी से ऑफिस के अहाते में दाखिल हुई। उजलत और बेध्यानी से आगे बढ़ी। इसी लम्हे साइड से आती गाड़ी ने बुरी तरह से ब्रेक लगाए। तेज़ आवाज़ से वो पलटी और घबरा कर सामने देखा। और मोहतरमा देख कर चलें, इतनी गायब दिमागी अच्छी नहीं होती। लंबी और खूबसूरत गाड़ी से ध्यान हटा और आवाज़ की सिमत निगाह उठाई। ड्राइविंग सीट पर बैठे नौजवान की शाइस्तगी और अंदाज तो अपनी जगह, लेकिन नज़र उठी तो एक लम्हे को और वो गिड़बड़ाई। पलके झपक कर दोबारा देखा। वो तो ड्रामा हीरो वकास की कॉपी था। वैसा ही अंदाज, वैसा ही चेहरा। भाई मुझे वकास कहीं नहीं मिला। वकास मुर्तज़ा जो ज़रकशा को पसंद था। ड्रामे वो देखती ही कम थी, बस वही अच्छा लगता था। करीब ही किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ पर वजहों की। आई एम सॉरी, मैं ज़रा जल्दी में थी। खुजल होकर माजरत करके तेज़ी से आगे बढ़ी। गाड़ी वाला इसकी बदहवासी पर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। ज़रकशा तेज़ तेज़ कदमों से लिफ्ट की जानिब बढ़ गई थी। मैं आई कम इन सर? यस। फाइल पर झुके शख्स ने सर उठाकर अंदर से आने की इजाज़त दी। शुक्र है शक्ल से कोई खरांट आदमी नहीं। ज़रकशा ने 55-60 साल शफीक चेहरे वाले आदमी को सामने देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बैठिए। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जज़ाकल्लाह सर, कहकर वो बैठ गई। नाज़िम साहब ने इसे गौर से देखा। वो इसकी फ़ाइल देखने लगे। आपका तजुर्बा? फाइल से नज़र उठाकर ज़रकशा को देखा। नहीं सर, लेकिन इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। लहजे को पुरअदमाद बनाने की कोशिश की। आप मुझे खामोश तबे और कम गो लगती हैं। इनका तजुर्बा बोल रहा था। ज़रकशा ने कोई जवाब नहीं दिया और बेबसी से इन्हें देखने लगी। आपकी तालीम भी अभी जारी है, तजुर्बा भी नहीं, तो इट्स ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ज़रकशा ने उठते हुए कहा। वो समझ गई थी कि बैठना फजूल है। उठते ही गोद में रखा छोटा सा क्लच ज़मीन पर गिर गया और उसमें से पैसे और दीगर चीज़ें निकलकर फर्श पर फैल गई। आई एम सॉरी सर, झुककर चीज़ें समेटने लगी और अपने क्लच में हमेशा फ़खरुद्दीन की तस्वीर रखती थी। तस्वीर भी गिरकर साइड में रखे बड़े से दराज के पीछे चली गई। ज़रकशा ने पैसे, टिशू, पेन वगैरह उठाकर क्लच में रख लिया। मिस ज़रकशा, ये तस्वीर। नाज़िम साहब ने तस्वीर उठाकर इसे देखते हुए ज़रकशा की जानिब बढ़ाई। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़कर चिपकने के अंदाज में तस्वीर हाथ चली। नाज़िम साहब ने गहरी नज़रों से देखा तो बस सिटपटाई। सर, ये मेरे महरूम अब्बा जी की तस्वीर है। जल्दी से कहा। मैं जाऊँ? सवालिया नज़रें नाज़िम साहब की तरफ उठाई। जी, और कल से आप ये ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। जी? आंखें फाड़ कर गहरी यकीनी अंदाज में जी को लंबा करके हैरत के समुद्र में गोते खाते हुए नाज़िम साहब को देखा। सारा नावल रोने वाला नहीं है, आजमाइशों वाला नहीं है। लाइक नावल हकीकत से बहुत रिलेट करता है, लेकिन एक हिस्से में आपको हंसी भी आएगी। मतलब मुझे जॉब मिल गई, अभी तक यकीन की हदों से दूर थे। जी बिल्कुल। नाज़िम साहब इसकी बुखलाहट, खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत पर हल्के से मुस्कुराए। बैठ जाएं। कुर्सी की तरफ इशारा किया। पानी का गिलास बढ़ाया। शुक्रिया सर। वो शर्मिंदगी से बोली। मिस ज़रकशा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगी। नाज़िम साहब की बात पर मुस्कुराए। इंशाल्लाह सर। ओके, आप जा सकती हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन बाहर मिस जोया से ले लें और कल से ज्वाइन कर लें। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। गुज़िश्ता 2 माह से धक्के खाकर अब तो वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। ऐसे में उम्मीद की किरण नजर आई थी। तनख्वाह भी अच्छी थी, ऊपर से बोनस भी, यानी अच्छी खासी मकूल रकम मिल जानी थी। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे मालिक हमारी सुन ली। यहाँ आते वक्त वो जितनी बदहवास और परेशान थी, वापसी पर इतनी मुतमईन और खुश थी। बाहर आते सुबह नजर आने वाला वो मीरजादा लेकिन खासा महज़ब बंदा याद आ गया। तो बासर झटका और बस स्टोव की तरफ बढ़ गई। ऑफिस का माहौल भी अच्छा लग रहा था। सब अपने काम से काम रखने वाले थे। देर अदीद दुरुस्त अदीद के मुस्ताक, देर अदीद दुरुस्त अदीद, यानी कि देर है दुरुस्त आई थिंक के मुस्ताक सब अच्छा लग रहा था। आलिया बेगम और फारिया ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुरू में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, क्योंकि ज़रकशा के लिए सब करना बिल्कुल नया था, लेकिन फितरतन ज़हीन थी। कुछ करने की सलाहियत और कुछ हालात का तकाजा भी था कि ज़रकशा ने बहुत जल्द काम सीख लिया था। इसके साथ रूम में 3 लड़कियाँ, एक लड़का, एक ग्रुप लीडर था। आपस में अच्छे तल्लुकात थे। एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना इस कंपनी का खासा था। अपने अपने कैबिन में काम करते, लंच टाइम और नमाज टाइम में थोड़ा वक्त मिलता तो एक दूसरे से रस्मी बातचीत हो जाती। ज़रकशा के बराबर वाली कैबिन में महाविश बैठती थी। महाविश से ज़रकशा की अच्छी बातचीत थी। इधर महाविश अलग अलग लिखा है, इधर महविश लिखा हुआ है। अब महविश पढ़ूंगी इसको। अच्छी बातचीत थी। वजह और ज़रूरत भी एक जैसी थी। महविश के वालिद भी नहीं थे, वो घर की बड़ी बेटी थी। छोटा भाई और 2 बहनें और बीमार वालदा की कफालत की जिम्मेदारी इसे यहाँ तक ले आई थी। वो तो ऑफिस से जाकर ट्यूशन भी देती। इसके हालात सुनकर ज़रकशा को एहसास हुआ कि वो बेचारी ज़्यादा परेशान हाल थी। इसकी मंगनी हो चुकी थी। इतनी परेशानी और मसाइल के बावजूद वो हमेशा हंसती रहती और ज़रकशा को भी हौसला देती रही। ज़रकशा ने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। ज़रकशा बस से आती, दिन भर जहन एक ही
तरफ लगा होता, लोगों को कायल करना, मुतमईन करना और प्रोडक्ट सेल करना। अच्छा खासा दर्द था, लेकिन ऑफिस के माहौल के हवाले से आलिया बेगम के साथ साथ इसको भी जो खदशात थे वो सब बेकार साबित हुए थे। वो यहाँ के माहौल से बहुत मुतमईन थी। 2 माह गुजर के 2 सैलरी और बोनस मिला था, जो अच्छी खासी रकम बनी थी। घर के माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आ गई थी। कुल कायनात 3 बेटियाँ और माँ ही थी। ईर्षा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और वो भी बहुत ख्याल रखते थे। इस रोज़ ज़रकशिया साहब हमाक से कॉल पर मसरूफ़ थी। अचानक सामने नज़र उठी। शीशे की दीवार के पार से नाज़िम साहब बड़ी गहरी नज़रों से इसे देख रहे थे। उन्होंने 1 हफ़्ता पहले ही अपने रूम की सेटिंग चेंज करवाई थी। वहाँ से सीधा ज़रकशिया का कैबिन नज़र आता था। ज़रकशिया इनको देखने से नर्वस हुई। अब वो ये स्टोरी असल शुरू या ख़त्म, जो भी कह लें आप। इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। दफ़तन नाज़िम साहब की तवज्जो दूसरे कैबिन की जानिब होगी और शायद वो इस तरफ सब पर नज़र रखते हैं, सब पर नज़र रखते होंगे। ज़रकशिया ने दिल में सोचा, काल तो ख़त्म हो चुकी थी, वरना ऐसी सूरत हाल में वो ढंग से बात भी नहीं कर पाती। नाज़िम साहब के हवाले से दिल में जो अजीब सी बात आई वो भी ख़त्म होगी। हाँ, ये हुआ कि इसकी तवज्जो मज़ीद काम की तरफ बढ़ गई थी। 2 दिन बाद 5 टाइम के वक्त ज़रकशिया महविश के कैबिन के पास खड़ी थी। इत्तफ़ाक़न निगाह सामने उठी तो नाज़िम साहब की कुर्सी नज़र नहीं आ रही थी, यानी नाज़िम साहब की निगाहों का मरकज़ सिर्फ वही थी। एक लम्हे के लिए सोचा और दूसरे लम्हे दिल ने यह कहकर तसल्ली दी कि 2.5 माह से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये महज इत्तफ़ाक़ होगा, और सर छिटक दिया। चलो यार, बहुत भूख लग रही है। महविश ने अपना पर्स उठाते हुए इसे मुखातिब किया। हाँ चलो। वो सोच के दायरों से बाहर निकली। दोनों कैंटीन की तरफ चलती। कुछ दिन ही गुजरे होंगे कि ज़रकशिया ने यह बात वाज़ह तौर पर महसूस की कि नाज़िम साहब की इस पर तवज्जो कुछ ज़्यादा ही थी। गाहे बगाहे वो राउंड लगाने चले आते। कभी इनके कैबिन के पीछे खड़े होकर इसे देखते ज़रकशिया को झिरझिरी सी आ जाती। बाप की उम्र के थे। पिछले माह इसकी सैलरी में भी इजाफा किया था। ज़रकशिया का ख्याल था कि सब वर्कर की तनख्वाह बढ़ी होगी, लेकिन इसे महविश ये सब सुनकर शदीद हैरानी हुई कि सिर्फ इसकी सैलरी ही बढ़ाई गई है और किसी की नहीं। फिर एक रोज़ ज़रकशिया को अपने रूम में बुलवा लिया। जी सर, बैठे। अच्छा, इस नावल को कोई कॉपी ना गए, क्योंकि ये नावल पहले का है, काफ़ी पुराना, 4 साल कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद अगर आपने ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी हो तो वो कॉपी हो सकता है। अच्छा, वैसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि राइटर का नाम पता होगा, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत पुराना है। जी सर, बैठे। उन्होंने इशारा किया। आप ऑफिस कैसे आती जाती हैं? मेरा मतलब है कि कोई गाड़ी का बंदोबस्त है क्या? वही शाइस्ता और शफीक अंदाज था। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मुख्तसर जवाब दिया। ओहो, फिर तो बहुत टाइम लग जाता होगा वापस जाते हुए। उन्होंने ज़र हिला कर कहा। जी सर, बट मैनेज हो जाते हैं, अब तो आदत हो गई है। वो मुतमईन अंदाज में बोली। मेरा ख्याल है आप ही इतनी दूर से आती हैं, बाकी बच्चियां तो करीब से ही आती हैं, तो आपके लिए पॉइंट लगवा दें क्या? नाज़िम साहब ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं सर, शुक्रिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी ज़रूरत नहीं। वो जल्दी से बोली। अभी तो मौसम गर्म है, सर्दियों में आपको घर जाते हुए अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा। नाज़िम साहब इसकी बात को नज़रअंदाज करके दोबारा मुखातिब हुए। बहुत मेहरबानी सर, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परेशान ना हो। इसने नरम लहजे में कहा। ओके, आपकी मर्जी। मेरा ख्याल था कि आपको सहूलत दी जाए। नाज़िम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाऊँ सर? इसने पूछा। यस। वाइस्तगी से बोले। ज़रकशिया को महविश के बारे में पता था कि वो ऑफिस के करीब ही रहती है, बाकी लड़कियों का पता नहीं था। बातों में इसने लड़कियों से पूछा, तब पता चला कि इसके अलावा भी 2 लड़कियां आती थी, और नाज़िम साहब के इल्म में ये बात भी होगी। फिर क्या वजह थी कि सिर्फ इस पर ही इनायत हो रही थी? ज़रकशिया को खटका सा हुआ। कुछ दिन ना गुजरे कि फिर कमरे में इसकी तलबी हुई। आपकी फैमिली में कौन कौन है? गुजारा कैसे होता है? इस तरह के कई सवाल पूछे के पहले तो ज़रकशिया का दिल चाहा कि वो खड़ी खड़ी सुना दे कि इन बातों से मुलाजमत का क्या ताल्लुक है, लेकिन नाज़िम साहब इतनी मीठी ज़बान और नरम लहजे में बात करते, और फिर बाप की उम्र के थे। तीसरी बात की इतनी अच्छी जॉब किस्मत से मिली थी। बस यही सोचकर वो बर्दाश्त करके जवाबात देती रहती। ये बात तो महविश भी नोट करी थी, लेकिन चुप थी। ज़रकशिया ने घर में भी नाज़िम साहब की मेहरबानियों का जिक्र किया था। बेटी, इस तरह से नहीं सोचते, कभी उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना? आलिया बेगम ने कहा। नहीं, मगर ये खास मेहरबानी मेरे साथ ही क्यों? वो शाकी अंदाज में बोली। हमदर्दी हो गई होगी। फारिया ने भी मुस्बत राय दी। शायद। वो सोचते हुए बोली। ये बात भी ठीक थी कि कोई ऊंची हरकत या बात नहीं की थी उन्होंने, कभी दिल ने गवाही दी थी। नाज़िम साहब की बेटी की शादी थी, उन्होंने खास तौर पर वलीमे में सारे स्टाफ को मदऊ किया था। ज़रकशिया को ऐसी पार्टीज में जाने से उलझन होती थी। इतने बड़े बड़े लोग, इतने खूबसूरत और बेशकीमत लिबास, आला जोली, ब्यूटी पार्लर की महारत से सजे बने खूबसूरत चेहरे, लंबी लंबी गाड़ियों से उतरती खवातीन की टोर ही अलग होती। नाज़िम साहब ने सबको बड़े खलूस से दावत दी थी, इसलिए सबका ही जाने का इरादा था। मजबूरन ज़रकशिया ने भी हामी भर ली थी, और इस रंगो नूर के सलाब में महविश के बराबर बैठी वो सब लोग
सिर्फ लोगों की चमक धमक और अदाएं देख रही थी। नाज़िम साहब खुद आकर सबसे मिले, अपनी फैमिली को भी मिलवाया और ऐसे में अचानक स्टेज से उतरते हुए ग्रे सूट वाले नौजवान पर सरकशा की नजर पड़ी। अगले लम्हे को दिल निगाहों में आ गया, ये तो वही लड़का था जो इंटरव्यू वाले दिन नजर आया था। इतने माह बाद वो आज नजर आ रहा था, हूबहू वकास मुर्तज़ा की कॉपी। भाई ये पता नहीं वकास मुर्तज़ा कौन है, अब इसको भी इमेजिन करना पड़ेगा और साथ में हीरो को भी। ज़रकशा की नज़रें स्मार्ट और डैशिंग लड़के पर टिकी हुई थी, गैर इरादी तौर पर वो महब थी। ज़रकशा महविश की आवाज़ पर गड़बड़ाई। जी क्या हो गया यार, कहाँ गुम हो, मेरी बात नहीं सुन रही? महविश ने कहा। सॉरी, दरअसल वो ग्रे सूट वाले लड़के को देखो, ड्रामा आर्टिस्ट वकास मुर्तज़ा से कितना मिलता है ना। वो दोबारा इस जानिब देखते हुए बोली, मैं भी तो यही कह रही थी यार कि तुमने अपने पसंदीदा हीरो के बारे में बताया था, तो देखो हीरो की कॉपी तुम्हारे सामने खड़ा है। महविश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय अल्लाह महविश, अल्लाह पाक किसी किसी को दौलत, सूरत, स्मार्टनेस सब कुछ दे डालता है, और किसी को शायद एहसास हो गया था तभी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ ये बात है। महविश के लहजे में बेहसास कमतरी नुमाया थी। जाने दो भाई, इतनी मायूसी किस बात की हो सकती है? तुम्हें इस हीरो से ज़्यादा अच्छा स्मार्ट और अमीर लड़का मिल जाए। महविश की बात पर इसने कहकर लगाया, खोखला और भूता सा। हाँ महविश, बात भी बंदा ऐसे करे जो दिल थमा कबूल कर सके। अब मेरे नसीब में इस जैसा बंदा कहाँ होगा यार। हमारे लिए तो लकीर के फ़कीर जैसे रिश्ते ही लिख दिए जाते हैं। बड़े लोग और बड़े लोगों को सिर्फ ख्वाब में या ऐसे ही करीब से देख सकते हैं। ना चाहते हुए भी दिल बुरा हो रहा था, तभी निगाह उठी। नाज़िम साहब अभी भी इसे महवियत से एकटुक इसे देख रहे थे, जिसका मुजाहरा गाहे बगाहे ऑफिस में किया करते हैं। वो पजल हुई। आते जाते, चलते फिरते, हंसते वो लड़का बार बार नजर आया नाज़िम साहब के आसपास, कभी स्टेज पर, कभी खाने की मेज के पास। हर बार ज़रकशा का दिल धड़का। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इतनी ओछी और छिछोड़ी लड़की तो वो थी भी नहीं जितनी आज खुद को महसूस कर रही थी। महविश अपने भाई के साथ आई थी। वापसी में भी इसने घर छोड़ने का वादा किया था। वो आई भी महविश के साथ ही थी। खाना शुरू हुआ। अनवा अक़साम के बेशुमार खाने थे। इसने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना लिया, जल्दी जल्दी खाकर नाज़िम साहब से इजाज़त लेकर वापसी की राह ले ली। यहाँ आकर इसे अजीब सी कोफत सी हुई थी। कम आएंगी का एहसास बुलंदी पर था। दिल पर अजीब सा बोझ लिए वो वहाँ से लौट कर घर आई, और सुबह सुबह फिर इसे रात की तकरीब और तकरीब में शरीक होने वाले लोग याद आ गए। दिल पहले बुरा हो रहा था, इसलिए आलिया बेगम से भी बदतमीजी कर बैठी और कमरे में मुँह लपेट कर पड़ गई। 2 घंटे बाद एहसास हुआ तो उठकर खुद ही बाहर आई और आलिया बेगम की गोद में सर कर लेट गई। ये मुआज़रत का अंदाज था। आलिया बेगम ने झुककर इसका माथा चूम लिया। ये ममता की मोहब्बत थी। जो सीन स्टार्टिंग में आया था ना, ये वो वाला सीन है। नाज़िम साहब ने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। तीसरे दिन आए तो लंच टाइम में ज़रकशा को अपने रूम में बुलवाया। जी ज़रकशा, कैसा लगा आपको हमारे फैमिली तकरीब में आकर? गैमत वगैरह सवाल पर थोड़ा सा गड़बड़ाए। कैसे कहते कि बहुत बुरा लगा? कैसे कहते कि अपनी हैसियत का अंदाज़ा हुआ? अच्छा लगा सर। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है। बड़ी बात तो यह है कि आपने अपनी फैमिली फंक्शन में हमको भी इनवाइट किया और इज्जत दी। ना चाहते हुए भी तलक लहजा थोड़ा सा तलक हो गया था। नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी को बुलवाते या नहीं, आपको तो बुलवाना ही था। इनके ज़ुमाइनी जुमले ने ज़रकशा को चुकाया। जी सर। इसने हैरानी से इनको देखा। मेरा मतलब है कि मैं अपने स्टाफ को हमेशा अहमियत देता हूँ। सिट पटाकर उन्होंने बात बिल्कुल ही बदल दी। सर मैं जाऊँ? ज़रकशा को इनका अंदाज़ आज कुछ अजीब सा लगा। जी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। वैसे सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा कि आप फंक्शन में आई। इनके चहकते जुमले पर ज़रकशा के कदम एक लम्हे को रुके, मगर दूसरे लम्हे में बगैर कुछ कमरे से निकल गई। उफ तौबा, ये सर को आज क्या हो गया? अजीब सा अंदाज़ था। अपने कैबिन में आकर माथे पर आए पसीने के कतरों को टिश्यू से साफ करते हुए पानी की बोतल से पानी निकालकर जल्दी जल्दी घूंट भरे। आज महविश भी नहीं आई थी। इस रोज़ ऑफिस से निकलते हुए कुछ ज़्यादा वक्त हो गया था। महविश के साथ बस स्टॉप तक आई। महविश पैदल ही घर की तरफ बढ़ गई और ज़रकशा मतलूबा बस का इंतज़ार करने लगी। तभी गाड़ी आकर रुकी। ज़रकशा घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। ज़रकशा, आप अभी तक खड़ी हैं? आए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी से सर नाज़िम ने सर निकाल कर पेशकश की। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, बस गाड़ी आती होगी। वो हकीकत में घबराई। स्टाफ पर और भी लोग मौजूद थे। दरअसल मुझे इसी तरफ ही जाना है, तकल्लुफ़ नहीं करें, मैं ख़ास तौर पर नहीं जा रहा आपको छोड़ने। नाज़िम साहब ने असरार किया। बहुत शुक्रिया सर, वो बस आ गई मेरी। शुक्र अल्लाह का, ऐन वक्त पर बस आ गई थी और वो तेज़ी से बस की सिमत दौड़ी थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये अल्तफ़ात, ये मेहरबानी वजह नहीं थी। एक बार 2 बार नहीं, 12 वो ऐसी हरकतें कर चुके थे। या अल्लाह के इनकी नीयत ख़राब तो नहीं? ये जानते हैं कि मेरे बाजी भी नहीं, कोई भाई भी नहीं, खुदा न खास्ता कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं? वो बुरी तरह उलझ रही थी, मगर इनकी आंखों में कभी कोई खबासत नज़र नहीं आई थी। चेहरे पर कोई मकारी का कोई शायबा तक दिखाई नहीं देता। फिर क्या ये सिर्फ हमदर्दी है? अल्लाह पाक तो आसानी और सुकून का रास्ता अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। वह दिल ही दिल में कभी मनफी तो कभी मुस्बत अंदाज में सोच रही थी। थकी हारी घर पहुंची तो घर पर इर्सा, वलीद और नताशा को देखकर सारी थकन का
कारफू हो रही थी। नताशा में तो जैसे ज़रकशा की जान थी, वो भी अपनी खाला जानी से बहुत लाड उठवाती थी। मालूम हुआ कि ईर्षा की बड़ी नंद किशोर का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया है और छोटे बच्चों के साथ नए शहर और नई जगह सेटल होना है। इसे खासा मुश्किल लग रहा था। फिर शोहर की ड्यूटी भी दिन और रात की थी। सो हालात को देखते हुए ईर्षा की सास बेटी के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी। इधर ईर्षा की तबीयत भी ख़राब थी। नताशा का भाई या बहन आने वाला था, सो इसे भी अकेला छोड़ कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। 1-2 दिन की बात नहीं थी, यह मुस्तकिल जाने की बात थी। इसलिए उन्होंने खुद ईर्षा और वलीद को कहा कि बेहतर है कि तुम लोग आलिया बेगम के घर शिफ्ट हो जाओ, इनको भी तुम लोगों की संगत मिल जाएगी और तुम्हारे अकेलेपन का मसला भी हल हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है आपा, मैं दिन भर बाहर होती हूँ तो अम्मा की फिक्र ही लगी रहती है। फारिया भी कॉलेज में होती है, अच्छा है कि तुम यहाँ आ जाओ। ज़रकशा को हकीकत में ये जानकर दिली खुशी और इत्मीनान हुआ था। छत पे 2 कमरे और किचन गुसल खाना बनवा लिया था। आलिया बेगम को भी तसल्ली हो गई थी, चल अब छोटी आपा की शादी का मसला भी हल हो जाएगा। हमेशा यही कहती है कि अम्मा को नहीं छोड़ूंगी, अब आपा आ गई है ना। फारिया दूर की कोड़ी लाई, सॉरी चुप करो तुम। ज़रकशा ने इसके सर पर चिपत लगाई। चंद दिनों में ऊपर का पोषण रहने के काबिल हो गया। ईर्षा की सास नंद इस्लामाबाद सुधारी और ईर्षा, वलीद और नताशा यहाँ आ गए। वलीद की ख्वाहिश पर ईर्षा ने अपना खाना पकाना अलहदा रखा था। बिजली और गैस के बिल में भी हिस्सादारी थी और इसके लिए कुछ रकम किराए के नाम पर भी देने की दरख्वास्त की थी। आलिया बेगम ने कुछ पसोपुष्ट के बाद ये बातें मान ली थी। गो कि ईर्षा अलग पकाती लेकिन खाना सब मिलकर इकट्ठे ही खाते। वलीद के आ जाने से आलिया बेगम को ये सहूलत होगी कि इनके बाजार के चक्कर खत्म हो गए थे। गोश्त, सब्जी, करियाना ये जिम्मेदारी वलीद ने उठा ली थी। वो काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। इस अरसे में फारिया के लिए प्रपोजल आया। मोहल्ले की खातून के भाई का रिश्ता था। नहीं, मैं पहले ज़रकशा की शादी करूंगी, फिर फारिया के बारे में सोचूंगी। आलिया बेगम ने साफ इनकार कर दिया। रिश्ता मकबूल था। इन जैसे ही सीधे साधे लोग थे। लड़का भी पढ़ा लिखा, शरीफ और मकबूल नौकरी करता था। ईर्षा को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ज़रकशा के होते हुए फारिया का रिश्ता तय हो जाए। वो भी इस बात के हक में नहीं थी कि पहले ज़रकशा की शादी हो। हक में थी सॉरी। वलीद और ज़रकशा ने आलिया बेगम और ईर्षा को समझाया, अम्मा अच्छे और मुनासिब रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह सोच कर इनकार कीजिएगा। ये कोई अनहोनी बात नहीं। हमारे अपने घर में पहले छोटी की शादी हुई थी। अक्सर घरानों में ऐसा होता है, अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो इसे जाने नहीं देते, बल्कि खुद ही छोटी बेटी के लिए बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में फारिया की बात तय कर दे। वैसे भी लड़के वालों को शादी की जल्दी नहीं। अल्लाह ने चाहा तो इस दौरान ज़रकशा के लिए कोई अच्छा और मुनासिब प्रपोजल आ जाए तो हम पहले या फिर एक साथ ही दोनों की शादी करके फ़र्ज़ अदा कर देंगे। वलीद ने नहायत नरमी और मुलायमियत से आलिया बेगम को कायल करने की कोशिश की। ईर्षा भी वहीं बैठी थी। हाँ अम्मा, वलीद की बात समझ में आती है। सच्ची बात है कि आजकल अच्छे और शरीफ लड़के और अच्छे घरानों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से आते हैं। फिर फरीहा भाई को हम अरसे से जानते हैं, अच्छी और सुलझी खातून है। फरीहा भाभी आई थिंक, सारा ससुराल इनकी तारीफ़ करते हैं, अच्छे लोग हैं। वलीद की बात बिल्कुल ठीक है, हम बात पक्की कर देते हैं। ईर्षा की समझ में बात आ गई थी। आलिया बेगम तजब सब क्या शिकार थी। वो वैसे भी ज़रकशा के लिए ज़्यादा सोचती थी कि इसके साथ इतना बुरा हो चुका था। सब ठीक है, मगर मेरा दिल ज़रकशा को लेकर बहुत दुखी हो जाता है। वो बड़े एहसास दिल की है और इसके साथ तकदीर ने खेल भी अजीब खेला है। आलिया बेगम की आवाज़ शिद्दत जज्बात से रंध गई थी। इनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि सब नसीब से मिलता और छीन लिया जाता है। और ये सोचे कि अल्लाह पाक ने फारिया के नसीब से ये रिश्ता भेजा है तो अच्छा और मकबूल रिश्ता बिला जवाज़ के ठुकरा देना कहाँ की अक्लमंदी है। मुझे तो खुशी होगी कि आपके कंधे से एक बोझ उतर आए। ये मेरी भी दिली ख्वाहिश है। आप अपना दिल छोटा ना करें और बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़रकशा जो इस वक्त वहाँ आई थी, अचानक से दरमियान में आकर अम्मा के हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तेरा नसीब बुलंद करे, आमीन। आलिया बेगम ने गुलगीर लहजे में कहा और ज़रकशा को सीने से लगाया। फारिया के लिए लड़के वालों को मुस्बत जवाब दे दिया गया। अचानक से तय हो जाने वाले रिश्ते की वजह से 2 दिन ऑफिस नहीं जा सकी थी। 2 दिन बाद वो ऑफिस आई, साथ ही फारिया की रस्म की मिठाई लेकर। मतलब आपकी छोटी बहन की रस्म हो गई है? नाज़िम साहब ने मुबारकबाद देते हुए हैरानी से सवाल किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोली। और बहनें भी है क्या? नाज़िम साहब के ज़ाती सवाल पर वो ज़रा सा हैरान हुई। जी सर, एक बड़ी बहन मैरिड है और अब ये छोटी बहन जिसकी रस्म हो गई। ओह अच्छा, मतलब आप दरमियान में हैं और आप भी एंगेज। वो एक लम्हे को के लिए रुके, आई थिंक एक लम्हे को रुके। शायद इस तरह से पूछना इनको भी मुनासिब नहीं लग रहा था। इसके सवाल पर ज़रकशा के चेहरे का रंग बदला था। शायद चेहरे के तार चढ़ाव और तनाव की कैफियत देखकर ही नाज़िम साहब ने सवाल अधूरा छोड़ दिया था। जी नहीं सर, मैं इस बारे में नहीं सोचती। लहजा सख्त था। ओके, आप जा सकती हैं। नाज़िम साहब ने गहरी नज़रों से इसे देखा। तुम कहते थे मैं मैरिड हूँ? नहीं, मैं एंगेज हूँ। ज़रकशा खामखा नर्वस हो रही थी। भला ज़्यादतियात में दखल देने की इनको क्या ज़रूरत थी?
मैं शादी करूँ ना करूँ, वो क्यों इस कदर इन्वॉल्व हो रहे हैं? अजीब आदमी है, दिल में बड़बड़ा कर रहेगी। फिर जरकशा को एक बार वापसी में ऐसा महसूस है जैसे कि इसके बस के पीछे नाज़िम साहब की गाड़ी आ रही है। शाम का वक्त, सड़कों पर ट्रैफिक का अस्तमाम था, जगह जगह पर बस रुक जाती। इसने खिड़की से झांकने की नाकाम कोशिश की। इसकी सरकत पर वो उलझन का शिकार हो रही थी। जहन में अजीबोगरीब की सोचें आ रही थी। अगर जो घरेलू हालात बेहतर होते तो वो फौरन नौकरी छोड़ देती, पर अब मजबूरी थी। इसका बस स्टॉप आ गया था और अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। बस से उतरने से पहले इधर उधर देखा। अल्लाह का शुक्र था कि नाज़िम साहब की गाड़ी नजर नहीं आई। जल्दी से बस से उतर कर तेज कदम बढ़ाए। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। इसे पहुंचते यही टाइम हो जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो खौफज़दा थी, छठी हिस्से से परेशान कर रही थी। अभी गली में दाखिल होने लगी थी कि इसको गली की दूसरी जानिब नाज़िम साहब की गाड़ी नजर आई। या अल्लाह, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? ठरकी बुड्ढा, इतनी अच्छी बीवी है, इस उम्र में आवारा कर दिया, लानत है। मैंने कहा था ना, अगर आप रो रहे हैं ना तो आपको हंसी भी आएगी। अभी और आएगी, रुक जाए। तकरीबन भागती हुई वो घर में दाखिल हुई। इलाही खैर, आलिया बेगम शेर में नमाज मगरिब अदा कर रही थी। आज वो इस धुआंधार अंदाज में अंदर आई कि वो भी घबरा गई। क्या हुआ पा? फारिया नमाज अदा करके जाए नमाज तय कर रही थी कि कुछ नहीं, वो मेरे बॉस बड़े मियाँ अजीब हैं। पहले भी मुझे घर ड्रॉप करने की ऑफर दी थी और आज वो ठरकी बड़े मियाँ मेरे बस का पीछा करते हुए घर तक आ गए। घर की गली के दूसरे किनारे में मैंने इनकी गाड़ी देखी है। वो एक ही सांस पर कह रही थी, अरे बेटी, इतना घबराने की क्या बात है? शायद किसी रिश्तेदार के पास आए हों। वो फूली हुई सांस के साथ अभी तक खड़ी थी। आपा बैठकर पानी पियो, माँ आप बाहर जाकर देखें। फारिया ने इसको कंधे से पकड़कर पलंग पर बिठाया। आलिया बेगम जाए नमाज पलंग पर रखकर भाई की तरफ बढ़ी। अरे कोई गाड़ी भी नहीं है दूर दूर तक, पता नहीं किसकी गाड़ी थी। तुम भी अजीब फहमी हुई हो। जरकशा, जाओ जाकर मुँह हाथ धो लो और चाय पियो, हर बात को जहन पर सवार कर लेती हो। आलिया बेगम ने वापस आकर झुंझला कर कहा, अम्मा कुछ भी सही, लेकिन मुझे अब इनसे डर लगने लगा है। अजीब सी हरकतें हैं इनकी, शर्म नहीं आती? अब्बा जी से भी बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और वो ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। अम्मा, सारे ऑफिस वाले ये बात महसूस करने लगे हैं। मुझे कहते नहीं, लेकिन कुछ कोलीग लड़कियां जो मैंने बात करके मुझ पर तंज कर देती हैं। मैं चुप होकर बर्दाश्त कर जाती हूँ, सुनी अनसुनी कर देती हूँ। मगर अब वो घर तक आ गए हैं, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। अम्मा, मैंने सोच लिया है, भूखे नहीं मरेंगे हम। इससे पहले कि मैं डर कर मर जाऊं, बेहतर है कि घर में रहूं। वो फैसला कुन अंदाज में बोली। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, ठीक है, जो मर्जी वो करो। आलिया बेगम भी इसकी बात पर घबराई। मगर इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा, बताया तो था, तब भी आपने कहा था कि मैं गलत सोच रही हूँ। मैं भी इनको अच्छा समझ रही थी, लेकिन मेरी ज़ात में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। मेरे बारे में सवालात करते, अब्बा जी के हवाले से पूछ कुछ करते, मुझ पर खास अनायात। ये सब बेमायनी नहीं अम्मा, वो बोली। हाँ, कभी कभी इस तरह से भी दिल जीत कर लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। आलिया बेगम लर्ज़ गई थी। ठीक है, कल से तुम ऑफिस नहीं जाना। उन्होंने भी फैसला सुना दिया। सच्ची बात तो ये थी कि वो खुद भी डर गई थी। सीधी सादी घरेलू औरत थी। आजकल ज़माने की बदलती सूरत हाल और आए दिन के उल्टे सीधे और दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनती रहती थी। ना बाप का साया था, ना भाई। बच्चों के साथ ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल हो जाती है। वलीद बेटे की तरह ख्याल रखता, लेकिन सारा ज़माना जानता था कि वो दामाद ही है। दूसरे दिन जरकशा ऑफिस नहीं गई। और जब तीसरे दिन भी बिना इन्फॉर्म किए वो ऑफिस नहीं गई तो नाज़िम साहब की कॉल आ गई। जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं की उन्होंने, बार बार कॉल की और हर बार जरकशा ने नज़रअंदाज किया। जरकशा, ये तो उसूल के खिलाफ होगा कि तुम यूँ चुप करके बैठ जाओ। तुम जाकर अपना इस्तीफ़ा दो, अपने वाजबात लो। इस तरह से खामोश बैठ जाना मुनासिब नहीं है। इर्सा के समझाने पर बात इसकी समझ में आई कि वो अपनी तनख्वाह क्यों छोड़े, मेहनत के पैसे तो लेगी। ये सोचकर चौथे दिन वो वक्त मुकर्रर के बाद ऑफिस पहुंची। सीधे नाज़िम साहब के कमरे में आई। ओहो आप, अरे आप कहाँ रह गई थी? ये कौन तरीका है? कम से कम कॉल रिसीव करके गैर हाजिरी की वजह तो बताई आई थी ऐसे कुछ। इनके लहजे में बेताबी थी, तभी वो खासे तीखे लहजे में बोले, सॉरी सर, कॉल रिसीव न करने की वजह ये थी कि मैंने ये जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। लहजे में इत्मीनान पैदा करने की कामयाब कोशिश की। अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मुलाजमत के भी कुछ असूल होते हैं, यूँ अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी जाती। पहले मुतला करना होता है, बाकायदा रिज़ाइन देना पड़ता है। इतना भी आपको इल्म नहीं? और क्या मैं वजह जान सकता हूँ इस तरह अचानक से आपने ये फैसला किया? यहाँ पर कोई मसला है आपका? तो बहुत ख्याल रखा जाता है, नाज़िम साहब ने बदस्तूर इसी लहजे में कहा, जबकि इस्तीफ़ा का सुनकर वो हक्का बक्का रह गए थे। यस सर, शायद यही वजह है कि मैं यहाँ अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। और हाँ, मुझे भी थोड़े से रूल रेगुलेशन पता है, मैं लेकर आई हूँ। एनवलप मेज़ पर रखा। अनकम्फर्टेबल? नाज़िम साहब ने हैरत से इसे देखा। जी सर, अनकम्फर्टेबल। इसने भी जवाबन इसी लहजे में कहा। नाज़िम साहब के चेहरे का रंग बदला। ओके, एज़ यू विश। आपको कॉल आएगी तब अपनी सैलरी और जो कुछ बनता है वो ले जाइएगा। और हाँ, इस बार कॉल रिसीव कीजिएगा। नाज़िम साहब खफीफ सा मुस्कुराए। जी पर इसरारी मुस्कुराहट थी। अचानक ही करखतगी की जगह चेहरे पर तंज़ सी हंसी थी, जिसे इसका मजाक उड़ा रहे हो, इसे ये एहसास दिला रहे हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है।
वो एक लम्हे के लिए नहीं रुकी। थैंक यू सर कहकर वो बाहर चली गई। काम का वक्त था, इस वक्त तकरीबन सब कोलीग ही काम में मसरूफ थे। वो रुकी नहीं थी बल्कि तेज तेज बाहर की तरफ चल गई। वो ज़हनी तौर पर मुतमईन थी, दिल पर कोई बोझ भी नहीं था। तकरीबन 1 साल इसने ऑफिस में काम किया था। आलिया बेगम ने इसकी तनख्वाह से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। फारिया के पास अच्छे खासे बच्चे ट्यूशन के लिए जाते। बिजली और गैस के बिल में इर्सा की शराकत हो गई थी, सो आलिया बेगम इसकी तरफ से भी तसल्ली दे दी थी। इस रात सरकशा लंबी तान कर सोई। न सुबह की भागदौड़ की टेंशन थी, न कपड़े इस्त्री करने की झंझट, न गर्मी में पसीने से शराबूर होते हुए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार और फिर बस के अंदर का इंतहाई तकलीफ सा सफ़र। बच्चों की रैन ख़वातीन की झकझक, गर्मी से बुरा हाल, सब चीज़ों से आज़ाद होने का तसव्वुर ही भला महसूस हो रहा था। दूसरे दिन इतफाक से इतवार था, वलीद भी घर पर था। इसने ज़रकशा से चिकन पुलाव की फरमाइश की। काफ़ी दिन से ज़रकशा के हाथ का पुलाव नहीं खाया था। वो सुबह थोड़ी देर से उठी। नाश्ता इतवार को सबका ही साथ होता था। फिर दोपहर का खाना खाते शाम ही हो जाती थी। नाश्ते से फारिग होकर ज़रकशा ने सौदे की पर्ची वलीद की थमाई क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया था। वलीद ने पुलाव की फरमाइश की तो ईर्सा को इसके हाथ के चिकन नगेट्स की याद सताने लगी। मौका से फ़ायदा उठाकर फारिया ने शीर खुरमा और टमाटर की चटनी की फरमाइश कर दी थी। काफ़ी दिनों से घर की तफसीली सफाई भी नहीं हुई थी। ज़रकशा को टाइम ही नहीं मिल रहा था। फारिया बेचारी कॉलेज में जाती, पढ़ती भी, पढ़ाती भी और घर के काम भी करती। इसलिए आज ज़रकशा कमर कसकर मैदान में उतर आई थी और सारे काम एक साथ निपटाने का फैसला किया था। सबसे पहले सारे कमरे घर के जाले साफ़ किए, सफाई की, साथ साथ खाने की तैयारी भी कर रही थी। पुलाव दम पर रख चुकी थी, नगेट्स तैयार थे, चटनी और शीर खुरमा तैयारी के आखिरी मरहल में था। बस ये होती है डाइजेस्ट की हीरोइन। नावल की हीरोइन को साइड पे कर लो, वैसे वो भी नावल ही होते हैं, लेकिन जो पुरानी राइटर थी ना, वो उनकी हीरोइन ऐसी होती थी। रायता और सलाद ईर्सा बना रही थी। वलीद किसी दोस्त के पास काम से गया था। इसके आने तक सब चीज़ें तैयार होती तो खाना लगा दिया जाता। तब तक ज़रकशा ने आज के दिन का अपना आखिरी काम यानी सेन को धोने वाला निपटार कर नहाने का इरादा किया। सेन में पाइप लगाकर पानी के साथ ही जल्दी वाइपर चला रही थी, तभी इतलाही घंटी बजी। वलीद आया होगा ये सोचकर ज़रकशा ने दुपट्टा अच्छे से फैलाया और दरवाज़ा खोला, मगर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। दरवाजे में नाज़िम साहब खड़े थे। इत्थे रख आप इनकी अचानक आमद पर बुरी तरह बुखलाई, ज़बान जैसे कंग हो गई थी। सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे चुकी थी। बेटी अंदर नहीं बुलाओगी? नाज़िम साहब के पीछे से इनकी मिसिस बरामद हुई और एहसास दिलाया तो वो मज़ीद बुखला गई। वो अस्सलाम वालेकुम बदहवासी में सलाम किया और रोबोट की तरह एक तरफ होगी, मगर बदस्तूरी सी हालत में खड़ी रही। कौन है ज़रकशा? आलिया बेगम भी इंतज़ार करके दरवाजे के पास आ गई। वो अम्मा, ये नाज़िम साहब और मिसिस नाज़म। वो एक तरफ होते हुए ख्वाब की सी कैफियत में बोली, अस्सलाम वालेकुम बहन। नाज़िम साहब ने अदब व शाइस्तगी से आलिया बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम जी, आइए। आलिया बेगम अदब-ओ-आदाब से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जब ही घर आए मेहमान को इज़्ज़त के साथ अंदर आने की दावत दी, मगर वो भी ज़रकशा की तरह हैरतज़दा ही थी। ज़रकशा ने जल्दी से अपने बिखरे बालों को हाथ से समेट कर जूड़ा बनाया और इन दोनों को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आई। आलिया बेगम भी साथ थी। बहन माफ़ी चाहते हैं कि यूँ बिना बताए हम अचानक आ गए, लेकिन बस सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि हमें यूँ अचानक आना पड़ा। मिसिस नाज़म ने सोफ़े पर बैठते ही एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा, क्योंकि ज़रकशा की हालत काबिल दी थी। इर्सा और फारिया भी आगे थे। ज़रकशा कमरे से जाने लगी, तभी नाज़िम साहब ने आवाज़ दी, ज़रकशा इधर आए और यहाँ बैठ जाएँ, हमें आपके सामने ही बात करनी है। ज़रकशा वैसे ही अपनी हालत पर शर्मिंदा हो रही थी, इसलिए एक तरफ तकल्लुफ़ से बैठ गई। बात दरअसल ये है कि मेरा आपके घर से बहुत पुराना राब्ता है। आज से काफ़ी साल पहले मेरा बेटा जब वो 10 साल का था, एक रोज़ अपने किसी दोस्त के घर से वापस आ रहा था कि इसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और भाग गया। तो वहाँ से ज़रकशा के वालिद साहब गुजरे थे। दोपहर का टाइम और बिल्कुल सुनसान इलाका था। इस वक्त फ़खरुद्दीन साहब ने मेरे बेटे को ना सिर्फ हॉस्पिटल पहुँचाया, बल्कि मेरे आने तक मेरे बच्चे के लिए अपना खून भी दिया था। मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत थी। मेरी फैमिली पर इनका बहुत बड़ा एहसान है। मैंने इनको नाम के तौर पर कुछ रकम देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया कि मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये सब किया है। आपका बच्चा हो या मेरा, बच्चे तो सबके को ही प्यारे होते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो खतरे से बाहर है। यही मेरा इनाम है। अब फिर भी मैंने इनको कुछ देर रुकने का कहा ताकि मैं डॉक्टर से मिलकर आऊँ और कम से कम इनका नाम पता वगैरह ही मालूम कर लूँ। लेकिन जब मैं वापस आया तो वो जा चुके थे। लेकिन मुझे हमेशा याद रहे, इनकी सूरत मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो चुकी थी। फिर इत्तेफाक से इतने सालों बाद ज़रकशा मेरे ऑफिस में आई। वो कि ज़रकशा के लिए जॉब नामुनासिब थी, लेकिन मैंने इसके पर से गिनने वाली फ़खरुद्दीन की तस्वीर देखी तो मेरा दिमाग इस तस्वीर पर अटक गया और मैंने इसे जॉब दी। असल वजह ये थी, लाइक ना, ये इसके फादर को जानता था। मुझे पहले से पता था, अगर मैं बता देती तो आप लोगों को मज़ा नहीं आना था। एक नावल में पहले इतनी प्रॉब्लम्स थी तो थोड़ा बहुत हंसी का सीन था, तो इस वजह से जब ज़रकशा ने कहा ना बूढ़ा ठड़की कभी लगेगा, मुझे तब बड़ी हंसी आई थी। मुझे ज़रकशा से दिली हमदर्दी थी। ना जाने क्यों मुझे अपनी बेटी जैसी लगती। मैं खुलम खुला तो नहीं हूँ, लेकिन हर तरह से इसको सपोर्ट करना चाहता था। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी थी। फिर मैंने अपने बेटे के वलीमे में स्टाफ को मदोफ किया। यहाँ पर
वहाँ पर यूं ही ज़रकशा के पीछे से गुजरते हुए मैंने इसकी और बहविश की बातें सुनी। मुझे दिली दुख हुआ। इस लम्हे मैंने एक फ़ैसला किया था और इस फैसले से घर वालों को भी आगाह कर दिया था। फिर ज़रकशा से मैं इसके घर के हालात और दूसरी बातें जानने की कोशिश की। कभी कभी मुझे खुद भी ये बहुत चीप लगता, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और शायद ज़रकशा किसी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। उसे तो लगा था तुम उस पर लाइन मार रहे हो। वो एक लम्हे के लिए रुके तो आलिया बेगम के साथ साथ तीनों मुंह खोले हैरत से नाज़िम साहब की बातें सुन रहे थे। ज़रकशा इनके आखिरी जुमले पर खुजल सी हुई। इससे पहले कुछ कहती मिसेस नाज़िम ने कहना शुरू किया। खैर, मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। दरअसल हमें अपने बेटे के लिए ज़रकशा का रिश्ता चाहिए। इनकी बात पर ज़रकशा बेहोश होते होते बची। ये आप क्या कह रही हैं बहन? आप लोग और हम? आलिया बेगम को पहले तो अपनी समात पर यकीन नहीं आया। जब यकीन आया तो संभल कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं बहन, ये ज़ात पात ऊंच नीच का फ़र्क हमारा अपना बनाया हुआ है। हमारी नज़र में पैसे से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि किरदार से बनता है। मैंने हर तरह से ज़रकशा को देखा और परखा है। दुनिया में सिर्फ पैसा और खूबसूरती सब कुछ नहीं होती बहन। अच्छी तरबियत, अच्छे माहौल में पलने वाली बच्चियाँ ही अच्छे ख़ानदान की तामीर करती हैं। वैसे तो हमें पैसे वाली बहू भी मिल जाएगी, लेकिन हमें तो ज़रकशा ही। नाज़िम साहब के अल्फाज नरम नरम फवार जैसे दिल में उतर रहे थे। ज़रकशा की हालत अजीब हो रही थी, जैसे इसके लिए ये सब ख्वाब हो और वह भी जाग जाएगी। इरसा और फारिया के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। आलिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़रकशा जाओ चाय ले आओ, इरसा ने सांस दिलाया। नहीं, हमें फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, जो भी है हमें पसंद है। मिसिस नाज़िम ने मोहब्बत भरी नज़रों से ज़रकशा को देखा। आपा प्लीज़, मैं गिर जाऊंगी। ज़रकशा ने घबराते हुए अपने चकराते हुए सर को थामा। अरे भाई, अभी भी होश मत हो जाना। नाज़िम साहब ने मज़ाही अंदाज में ज़रकशा को देखा। वो वैसे भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नहीं, आप अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कीजिए, लेकिन इजाज़त हो तो हम अपने बेटे को बुलवा लें। नाज़िम साहब की बात पर एक बार फिर सब हैरान है कि बेटा कहाँ है? आलिया बेगम ने पूछा। बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, मिसिस नाज़िम ने कहा। ओहो, इतनी देर से बच्चा बाहर है, फौरी बुलवा लें। आलिया बेगम शर्मिंदा हुई। या अल्लाह, लड़के के सामने भी यूँ बैंगन बनी रहूं। ज़रकशा ने सर पीट लिया। नाज़िम साहब के साथ जब इनका बेटा दाखिल हुआ तो ज़रकशा चकरा कर ईसा के ऊपर गिरने वाली थी और दूसरी लम्हे खुद को संभाला, आंखें चिपक कर देखा। वही लड़का जो एक बार कार पार्किंग और दूसरी बार नाज़िम साहब के बेटे के वलीमे में नजर आया था, वही वकास अली तैमूर की कॉपी। उधर मुर्तज़ा लिखा हुआ था, इधर तैमूर पता नहीं क्या है, लेकिन ये एक्टर हमें नहीं मिला। ना वकास मुर्तज़ा, ना ही ये वकास अली तैमूर, लाइक कुछ भी नहीं मिला। ओके, वह नाज़िम साहब का बेटा था। नाज़िम साहब इसे अपने बेटे के लिए पसंद कर चुके थे, यानी ये लड़का जिसको देखकर सीने से आह तो निकली ही थी और इसके साथ ही अपनी कमाएंगी का एहसास भी भरपूर हुआ था, जिसको देखकर दिल में एक ठेस उभरी थी। इसको पाने की दिल ने तड़प कर अनहोनी सी ख्वाहिश की थी और वो दिल महसूस कर रह गई थी। दिल कितना बुरा हुआ था, महरूमी की कसक गरोपे में उतर गई थी। ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वही एक दिन खुद घर चल कर आएगा इसको अपनाने के लिए। या अल्लाह, ये सब क्या है? ये ख्वाब है या हकीकत? इसकी हालत गैर हो रही थी। लगता हाथ पैर कांप रहे हैं, दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ईसा और फारिया भी रश्क भरी निगाहों से अल्तमश को देख रही थी। बाकी वो बहुत डैशिंग था। बेटी, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वो अपने बंदों पर करम की नज़र रखता है। इसकी रहमत और अता से भी मायूस मत होना। वो देने पर आता है तो खुशियों के खजानों से बंदे का दामन ऐसे भर देता है कि दामन तंग पड़ जाता है। वो अता करने पर आया तो नाउमीदी से उम्मीदों की रोशन किरणें बिखेर देता है। कोई इंसान अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसानों के बनाए हुए रवैये हैं। बड़ा और ऊंचा वही है जिसका किरदार बुलंद हो, जो नेकी की राह पर चले, जो नेकी का सिला भी सिर्फ रब से मांगे। अपने आप को भी छोटा या कमतर मत समझना। मिसिस नाज़िम ने ज़रकशा के पास बैठकर इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से समझाया। ज़रकशा को रोना आ गया। अल्लाह पाक इस करम नवाजी पर इससे बुरी तरह रोना आया। इसने इतना बड़ा नाम अता कर दिया। इतने अच्छे और नरम मिजाज लोग थे। देखा, एक ज़रा सा सब्र, और वो आपको यूँ देता है जैसे आप सोच भी नहीं सकते। शुक्र लाजमी किया करें। हज़रत अली से ऐसे पूछा गया था ना, कहा गया था, तो ये मुझे मुकम्मल बात नहीं पता, जितनी पता है आपको बताती हूँ। हज़रत अली से ऐसे कहा गया था कि आप अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा ना किया करें, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अल्लाह ताला मुझे देना छोड़ दे, मैं शुक्र अदा करना छोड़ दूँगा। आप जब शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देता है। मुश्किलात वक्ती होती हैं। मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, अल्तमश नज़मुद्दीन। बाकी मालूमात आप जहाँ और जैसे चाहें करवा सकती हैं, लेकिन ये बात बड़े खलूस और सच्चाई से कह रहा हूँ कि आपको बहन कहा ही नहीं, बल्कि इंशाल्लाह हमेशा और दिल से मानूंगा भी। नाज़िम साहब के पुरखलूस लफ्ज़ों ने आलिया बेगम को ख़रीद लिया था। आज के दौर में भी ऐसे अच्छे इंसान होते हैं, इतने आजिज़, जिनके सारी का पैकर और पुरखलूस। ये सब ज़रकशा पर गुजरे हुए दुख का अजाला था। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन वो दिल ही दिल में सोच रही थी। अल्तमश ने भी बगौर ज़रकशा को देखा था। रेड और ब्लैक सिल्वर सदा लोन के सूट पर रेड और ब्लैक दुपट्टा, अच्छी तरह से ओढ़े बिखरे बालों को मुश्किल से जूड़े की शक्ल में बाद समेटे, आई थिंक जूड़े की शक्ल में समेटे, मेकअप से आरी शफाफ खिलती गंदमी रंगत खूब
खूबसूरत काले बाल, जहाँ से मेरी नज़र नकूश और दिलकश सरापा को कि वो बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन फिर भी पुरकश ज़रूर थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पापा ने साल भर इसे परखा और जाना था। अल्तमश को पापा पर पूरा भरोसा था। इसे भी शौको चंचल और तेज़ लड़कियां पसंद नहीं थी, वो भी फितरतन मशरकी मिजाज का लड़का था। रुपए पैसे के बावजूद सादगी पसंद था, तो इसे पहली नज़र में ज़रकशा पसंद आई थी। आपा मैं हाथ लेकर आ जाऊँ, बात आएगा। ज़रकशा की सुई वहीं अटकी हुई थी। इरसा के साथ बैठी मिसिस नाज़म को भी हंसी आ गई। छोड़ो, ऐसी सारी बातें तो हो रही हैं। फारिया की बात पर सभी हंसती है। वो फिर से खुजल हुई और इरसा और मिसिस नाज़म के दरमियान मारे बांधे बैठ ही रही, कुछ शर्माई, कुछ घबराई और बहुत कुछ हैरत और यकीनी की कैफियत के साथ। तभी फारिया चाय ले आई। चाय के साथ समोसे, चिकन रोल और पेस्ट्रीज थी। चाय पीकर नाज़म साहब ने इजाज़त चाहिए। ज़रकशा नीची निगाहें किए चुप बैठी थी। दिल तो कर रहा था कि एक बार फिर अल्तमश को देखें, मगर शर्म आ रही थी। सबसे पहले अल्तमश ही कमरे से निकला, फिर मिसिस नाज़म और नाज़म साहब जाते जाते ज़रकशा के करीब है। ज़रकशा ने सलाम किया। जीती रहो, आबाद रहो मेरी बेटी, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत दाल लहजे में कहा। ज़रकशा दिल ही दिल में खुद को मलामत करी थी, कितनी गलत और गंदी गंदी बातें सोच रही थी। नाज़म साहब बेचारे तो इसे बेटी की तरह समझते थे। आई एम सॉरी सर। ज़रकशा ने बेसाख्ता कहा। इसकी आंखें नम थी। इट्स ओके मेरी बेटी, वो मुस्कुराए। अपने दिल पर बोझ मत रखो, तुम हमें बहुत अजीज़, मेरी प्यारी, बहुत प्यारी हो। और आज के बाद सर नहीं पापा बल्कि अब्बा जी। नाज़म साहब की बात पर ज़रकशा का दिल भर आया। इसे अब्बा जी की याद आई तो इसके मुँह से हल्की सी सिसकी निकल गई। नाज़म साहब ने इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी और सर आगे बढ़ के दफातन वो रुके और पलट कर ज़रकशा को देखा। वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, उन्होंने संजीदगी से कहा। जी। इसने नम पलकें उठाई। अब तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं? इनकी बात पर ज़रकशा बुरी तरह झिनपी और जल्दी से नफे में सर लाया तो ज़ोर से हंसती है। मेहमान जा चुके थे और घर वालों के लिए खुशगवार माहौल छोड़ गए थे। मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे ये हमारे घर में हो रहा हो। उनकी शादी वो ऊपर हमारे घर में किराए पर रह रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही है। वलीद भी आ गया था। सभी अल्लाह के शुक्रगुजार थे और ज़रकशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी। वाकई अल्लाह पाक किस तरह से बंदों को नवाजता है। अम्मा आप सच कहती हैं, सब नसीबों के ही तो खेल हैं। मैं ख्वामखा ही शिकायत कर रही थी। मैं इनके गले से लग के कह रही थी और आलिया बेगम मुस्कुरा कर रह गई। ख़त्म शुरू। जब अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ छीनता है ना तो आपको बहुत बेहतरीन देता है। इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बहुत पहले हुआ था। ये मेरा आपसे पर्सनल तजुर्बा है। इंसानों के मामले में नहीं, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन देता है, बस कुछ वक्त लगता है। और ये कि जब आपसे अल्लाह ताला छीनता है ना, उस टाइम आपने शिकवा नहीं करना, क्योंकि शुक्र हमेशा ना शिकवे से बेहतर होता है। जब आप शुक्र करते हैं ना तो आप अपने सब्र को ज़ाया कर देते हैं। ये लाइन मैंने ज़हरा के नावल में पढ़ी थी और मुझे अभी तक याद है और मैं इस पर अमल भी करती हूँ। शिकवा नहीं करना, ठीक है। बेशक आपको जितनी मर्जी तकलीफ़ हो, आपकी सिसकियाँ हो, आपके लबों से निकल रही हों, लेकिन आप हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, शिकवा नहीं करना, ठीक है। इस नावल से हमने यही सीखा है कि अल्लाह ताला जिन रिश्तों को, जिन चीज़ों को हमसे दूर करता है ना, वो हमारे लिए बेहतर होती हैं। कभी कभी उन चीज़ों पे जो हमारे नसीब से दूर होती हैं ना, उन पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि वो टॉक्सिक सी चीज़ें, रिश्ते हमसे दूर हो गए, क्योंकि वो इसी लायक हैं ही नहीं थे कि वो हमारे दिल के करीब रहे, ठीक है ना। इस नावल से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। और कभी कभी अच्छे और सीखने वाले नावल भी पढ़ लेने चाहिए, रोमांटिक नावल को छोड़ के। वैसे रोमांटिक नावल तो आ ही रहा है आप लोगों के लिए, बस उसकी वीडियो नहीं बनी तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वो उसकी वीडियो बन रही है तो इंशाल्लाह कल को आप उस नावल से लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। काफ़ी लॉन्ग सा नावल है और रोमांटिक भी है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए ये सही। आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मास्टर, ठीक है, आप लोग बोल भी सकते हैं, हेटर भी बोल सकते हैं, हम खुले दिल से सुन लेंगे, ठीक है। इग्नोर कर देंगे जो भी है या बोल लेंगे हम भी आगे से, लेकिन हाँ दिल में मत रखिएगा और ना ही बुरा भला कीजिएगा। ना ही हमने कभी हेटर्स को बदुआ दी, हम ये भी चाहेंगे कि वो भी हमें ना दें। अगले नावल में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप लोगों की प्यारी सी दोस्त, प्यारी और खूबसूरत लोगों की दोस्त। आप लोग खूबसूरत है तो इस वजह से मैं भी अपने आप को कह रही हूँ, खूबसूरत लोगों की खूबसूरत सी दोस्त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।